जीवन में बहुत कम ऐसे मौके मिल पाते हैं जब पाठक आलोचक सीधे कृतिकार से मुलाकात कर ले। आज एक ऐसी महान कृति पर चर्चा होने वाली है जो कि हिंदी के वर्तमान परिदृश्य में प्रथम नंबर पर अपनी ख्याति को सबके सामने बिखेर रही है। आज मैं एक ऐसी संगोष्ठी में सम्मिलित हुआ हूं जहां पर सीधे आलोचक के मुख से हम पूरी बातचीत को सुनेंगे। आज हम बात करने वाले हैं इस पुस्तक की जयशंकर प्रसाद महानता के आयाम डॉक्टर करुणाशंकर उपाध्याय। तो इस क्रम में सबसे पहले करुणाशंकर उपाध्याय सर को हम सब सुनेंगे और उनके विषय में थोड़ी सी जानकारी आप सबको मैं दे दूं। डॉक्टर करुणाशंकर उपाध्याय का जन्म 15 अप्रैल 1968 को घोरका तालुकदारी शिवगढ़ प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। पाश्चात्य काव्य चिंतन के विविध आंदोलन विषय पर उन्होंने पोस्ट डॉक्टरल किया है। उनकी प्रकाशित कृतियां हैं सर्जना की परख, आधुनिक हिंदी कविता में काव्य चिंतन, मध्यकालीन काव्य चिंतन और संवेदना, पाश्चात्य काव्य चिंतन, विविधा, आधुनिक कविता का पुनर्पाठ, हिंदी कथा साहित्य का पुनर्पाठ, हिंदी का विश्व संदर्भ, आवा विमर्श, हिंदी साहित्य मूल्यांकन और मूल्यांकन, ब्लैक होल विमर्श, सृजन के अनछुए संदर्भ, साहित्य और संस्कृत के सरोकार, पाश्चात्य काव्य चिंतन, अभिजात्यवाद से उत्तर आधुनिकतावाद तक, अप्रतिम भारत, चित्रा मुद्गल संचयन, गोरखबानी, मध्यकालीन कविता का पुनर्पाठ। उन्होंने मानव मूल्य परक, शब्दावली का विश्वकोश, तुलनात्मक साहित्य का विश्वकोश का सहलेख और कई पुस्तकों का संपादन भी किया है। इन्हें कई पुरस्कार भी दिए गए हैं जिनमें महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी का बाबूराव विष्णु पराडकर पुरस्कार, हिंदी सेवी सम्मान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श शिक्षक सम्मान, विश्व हिंदी सेवा सम्मान, व्यंग्य यात्रा सम्मान, मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति सम्मान, विद्यापति कवि कोकिल सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी का पद्मश्री, अनंत गोपाल शेवड़े सम्मान, पुस्तक भारती संस्थान कनाडा का प्रोफेसर नीलू गुप्ता सम्मान आदि कई सम्मानों से इनको सम्मानित किया जा चुका है। ये पुस्तक जिस पे आज चर्चा होनी है जयशंकर प्रसाद महानता के आयाम, जिस पर विभिन्न आलोचक विद्वान और प्रोफेसर अपनी चर्चा रखेंगे। इस क्रम में जो क्रम रहेगा, कितने लोग बोलने के लिए आएंगे, उसको मैं इस वीडियो में पहले ही आपको बता देता हूं। सबसे पहले आलोचक वाद, सबसे पहले जो आलोचक हैं प्रोफेसर करुणाशंकर उपाध्याय जी बोलेंगे। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दर्शन पांडे बोलेंगे। फिर मैं स्वयं अपनी बात रखूंगा। फिर आलोक रंजन पांडे सर इस पर बोलेंगे जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर। फिर सागर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अमरनाथ जी इस पर अपनी बात रखेंगे। फिर मित्र और दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्तमान में संस्कृति और साहित्य पर अच्छी पकड़ रखते हुए अखिलेश पांडे जी प्रसार कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, वो बोलेंगे। और उसके बाद इसी क्रम में अनुराग शेखर जी जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षक हैं। इसके बाद डॉक्टर एच.एन. बघेला जी भी बोलेंगे। और सबसे अंत में धन्यवाद ज्ञापन के समतुल्य डॉक्टर सुरेश मैन जो कि मुंबई विश्वविद्यालय के हैं, वह अपनी बात को रखेंगे। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आप सब इस पूरे सेशन को बहुत अच्छे से समझेंगे और खूब आनंदित होंगे और बहुत सारी चीजें, सारगर्भित टिप्पणियां और तथ्य आप यहां से एकत्रित करेंगे। तो चलिए इस पूरे सेशन का आनंद लेते हैं। धन्यवाद। जयशंकर प्रसाद महानता के आयाम, इस किताब को जब आप पलटेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसमें उनके लेखन से, उनके जीवन से, उनके परिवार से जो विविध आयाम हैं उनको करुणाशंकर जी ने सबको समेटा है। उसमें कोई ऐसा पक्ष नहीं है जयशंकर प्रसाद जी के संबंध में कि जो कहीं छूटा हो। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो इस समय आया है जबकि एक अच्छे साहित्य का अकाल है। बहुत सारी साहित्यिक कृतियां छप रही हैं लेकिन सभी जो है वह पढ़ने योग्य हो या उन पर मनन करने योग्य हो। जैसे हमारे बीच में आदरणीय अमरनाथ जी बैठे हैं, तो ऐसे विद्वान हैं, अमरनाथ बेटा त्रिपाठी जी हैं। तो मुझे लगता है कि आज हमारा सौभाग्य है
इस समय हमारे साथ जो है बहुत सारे विद्वान अलग अलग प्रांतों से यहाँ पर पधारे हुए हैं और यह इस गोष्ठी के बहुत बड़ी एक इस गोष्ठी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि यहाँ पर विविध प्रांतों से अलग अलग विद्वान पधारे हुए हैं और इसमें से कुछ मित्रों ने यह किताब देखी भी हुई है। तो हम इस और समय न लेते हुए हम ये चाहेंगे कि आज इस कार्यक्रम को इस प्रकार से हम करते हैं कि पहले हम लेखक करुणाशंकर उपाध्याय जी से हम इस पे उनके विचार सुनेंगे, उनकी रचना प्रक्रिया के बारे में जानेंगे, उन्होंने क्यों ये परिकल्पना की और किस प्रकार से वह उन्होंने ये किताब रची। उसके बाद जितने भी हमारे मित्र हैं यहाँ पर वह अपनी टिप्पणी करेंगे और वह अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। तो अब हम चलते हैं आदरणीय मित्र और लेखक इस पुस्तक के करुणाशंकर जी की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश पांडे जी। मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक और हमारे मित्र भाई राकेश पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने देश भर के विद्वानों को इस ग्रंथ पर विमर्श करने के लिए आमंत्रित किया। हमारे बीच सुप्रसिद्ध विद्वान आलोचक और हम सबके मित्र आदरणीय प्रोफेसर अमरनाथ जी हैं, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय के पूर्व हिंदी विभाग अध्यक्ष हैं। साथ ही हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष और सुप्रसिद्ध आलोचक विद्वान प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी हैं। फिर हमारे यहाँ प्रोफेसर एच एन वाघेला जी, जो बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान और शोध निर्देशक हैं। इन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य करवाए हैं। आप गुजरात से आए हैं। हमारे साथ ही हमारे मुंबई विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष और प्रोफेसर, और हम लोगों के यहाँ जो मुंबई विश्वविद्यालय में टीचर्स यूनियन है उसके अध्यक्ष हैं उमासा के, और सीनेट मेंबर रहे हैं सुरेश मैथ जी। फिर इधर आप देखेंगे प्रोफेसर दर्शन पांडे, जो शिवाजी कॉलेज में पढ़ाते हैं और हिंदी और नाटकों पर इनका काफ़ी गंभीर कार्य है। फिर हमारे यहाँ सुदूर पश्चिमोत्तर से मिजोरम विश्वविद्यालय से प्रोफेसर संजय कुमार जी उपस्थित हैं। फिर दक्षिण भारत से प्रोफेसर जयचंदन जी उपस्थित हैं। फिर प्रोफेसर आलोक पांडे जी रामानुजन कॉलेज में हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं, लेखक हैं, आलोचक हैं और बहुत सारी गतिविधियों में लगे रहते हैं। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय पुणे के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष और प्रोफेसर सदानंद घोषले जी उपस्थित हैं। इन सबका हम स्वागत करते हैं। और साथ ही हमारे यहाँ संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता अखिलेश पांडे जी हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज से विशेष रूप से इस कार्यक्रम के लिए पधारे हुए अमरीश कुमार जी हैं, जिन्होंने सबसे पहले इस ग्रंथ पर समीक्षा लिखी है और आज कई जगहों पर प्रकाशित हुई है। अभी तक और किसी की समीक्षा आई नहीं है, तो इनकी सबसे पहली समीक्षा प्रकाशित हुई है। तो इतने सारे लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, मैं सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जब मैं स्नातकोत्तर कक्षा का विद्यार्थी था तो उसी समय मुझे लगा कि जयशंकर साहब बहुत बड़ी प्रतिभा का नाम है और उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। वे जिस स्तर के, जिस ढंग के रचनाकार थे, उनको समझने में दो आलोचक तो सफल हुए, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरे मुक्तिबोध। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सीमा यह थी कि वे हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे थे, तो इतिहास में किसी रचनाकार पर बहुत विस्तार से नहीं लिखा जा सकता। और जयशंकर साहब की मृत्यु के कुछ समय बाद शुक्ल जी की भी मृत्यु हो गई, इसलिए उनको विस्तार पूर्वक उन पर लिखने का अवसर नहीं मिला। दूसरे मुक्तिबोध थे। मुक्तिबोध 21 साल तक जो है कामायनी से टकराते हैं। तब वो एक कामायनी पर एक पुनर्विचार नाम से बड़ी अच्छी पुस्तक लिखते हैं और मुझे लगता है कि मुक्तिबोध ने प्रसाद की जितनी प्रशंसा की है और किसी आलोचक ने नहीं की है। लेकिन चूंकि वह कामायनी तक केंद्रित है और मुक्तिबोध मार्क्सवादी दर्शन से अनुप्राणित थे और वे मार्क्सवाद के अनुरूप निष्कर्ष की अपेक्षा रखते हैं कामायनी कार से, जबकि प्रसाद आत्मवादी रचनाकार हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने वाले रचनाकार हैं, वह आत्मवादी रचनाकार हैं, वह आनंदवाद में विश्वास करने वाले रचनाकार हैं। तो इसलिए मुक्तिबोध जो उनसे अपेक्षा करते हैं वह प्रसाद दे नहीं सकते थे। तो कहीं न कहीं दोनों उनके काव्य के मर्म को समझने के बावजूद अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाए हैं।
तो मैंने इस अभाव को लक्षित करके यह सुनिश्चित कर लिया था कि प्रसाद जी पर एक बड़ा काम हमें जीवन में करना है और उनको न्याय दिलाना है। तो अभी तक मैंने देखा कि हिंदी आलोचना के इतिहास में जितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं वह या तो प्रसाद के काव्य पर हैं, अथवा प्रसाद के नाटक पर हैं, या प्रसाद की कहानियों पर हैं, कोई उपन्यासों पर है, कोई निबंधों पर है। मतलब संपूर्ण प्रसाद का मूल्यांकन कोई आलोचक उनकी सारी विधाओं का नहीं कर पाया है। तो हमने अपने ग्रंथ में उनका कोई भी पक्ष ऐसा नहीं है जिस पर न लिखा हो। यहाँ तक कि जो छोटी सी छोटी रचनाएं या छोटे से छोटे पक्ष हैं, जैसे मैंने उनके चंपू काव्य पर भी एक अध्याय रखा है, एक घूंट जो हिंदी की पहली एकांकी है उस पर भी लिखा है, कामना अन्यापदेशिक नाटक है उस पर भी लिखा है, इरावती जो अधूरा उपन्यास है उस पर भी एक अध्याय है। उनके आलोचनात्मक प्रदेय को लेकर, उनके ऐतिहासिक प्रदेय को लेकर, मतलब कोई भी पक्ष छूटा नहीं है। तो इस ग्रंथ को लिखने और इसकी रचना प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए मैं इस पुस्तक की भूमिका के थोड़े से अंश को पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि इस ग्रंथ की एक बड़ी खासियत यह है कि इसमें इतनी ज़्यादा कसावट है कि एक वाक्य भी अगर इधर उधर हो गया तो उसके माध्यम से एक बहुत बड़ा सूत्र प्रसाद को समझने का जो है फिसल सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जयशंकर प्रसाद एक तो भारत बोध और भारतीय अस्मिता को पुरस्कृत करने वाले रचनाकार हैं। उन्होंने इस ढंग का लेखन क्यों किया उसका कारण मैं आपको बताना चाहूँगा। कुछ बातें जो प्रसाद को समझने के लिए सूत्र रूप में जरूरी हैं, जो इस ग्रंथ की रचना प्रक्रिया से जुड़ी हैं, वह मैं आपको पढ़ करके बताना चाहूँगा। जयशंकर प्रसाद अपनी प्रतिभा और चिंतन पर विश्वास करने वाले साहित्यकार हैं। मतलब वे न केवल अपने ऊपर विश्वास करते हैं बल्कि भारतीयों में आत्मविश्वास का दर्शन बनाते हैं। वे विज्ञान, दर्शन और साहित्य के मध्य सेतु निर्मित करने वाले विराट प्रतिभा संपन्न साहित्यकार हैं। मेरा मानना है कि जिस प्रकार से वैदिक ऋषि काव्य, दर्शन, विज्ञान, छंद और संगीत के मध्य कोई भेद नहीं करते, सबको संश्लिष्ट रूप में उपस्थित करते हैं, सबको एकत्र रूप में उपस्थित करते हैं, वैसे ही प्रसाद का रचना संसार है। तो वैदिक ऋषियों की तरह वह ऋषि दृष्टि संपन्न कवि हैं, और जब कवि दृष्टि अतिक्रमित होती है तब ऋषि दृष्टि जो है वह उन्मीलित होती है, और प्रकृति के संसर्ग में आने के कारण उनकी ऋषि दृष्टि का जो है उन्मीलन हुआ, विकास हुआ। जैसे वैदिक काल का कोई ऋषि जो है कविता लिख रहा है, कामायनी लिख रहा है, अब उस ढंग का इनका लेखन है, उस ढंग का इनका रचना संसार है। ये भारतीय परंपरा का तटस्थ और निर्मम विश्लेषण करते हैं और उससे ही साहित्यिक संस्कार प्राप्त करने वाले रचनाकार हैं। आपकी प्रखर काव्यात्मक प्रतिभा भारतीय संवेदना का नए सिरे से संस्कार करती है, उसका परिष्कार एवं पुनराविष्कार करती है। आप आधुनिक भारतीय कविता की अस्मिता के प्रतीक हैं। यही कारण है कि आपके सृजनात्मक व्यक्तित्व में कालिदास, भारव, विभवभूति संवेदनात्मक स्तर पर संश्लिष्ट हो गए हैं। आपका जो बौद्धिक व्यक्तित्व है उसमें आप देखेंगे चाणक्य की तेजस्विता है, उसमें आप देखेंगे कि शुक्राचार्य की कुशाग्रता है, बृहस्पति की मेधा है, उसमें आप देखेंगे कि जो शंकराचार्य है उनकी दार्शनिकता है। जब बहुत सारी चीज़ें संश्लिष्ट हो जाती हैं तब एक विराट प्रतिभा का सृजन होता है। इन्हें हिंदी के अधिकांश आलोचकों ने महान प्रतिभा संपन्न तो माना है, परंतु किसी आलोचक ने यह बताने का प्रयास नहीं किया कि उनकी महानता के कौन कौन से आयाम हो सकते हैं। हिंदी साहित्य में इन्हें महान, कालजयी, असाधारण प्रतिभा संपन्न कलाकार बतलाकर एक गरिमापूर्ण स्थान तो दिया गया है, परंतु इस तथ्य पर विचार नहीं किया गया कि क्या प्रसाद जी इससे भी ऊंचे स्थान के अधिकारी थे। प्रस्तुत आलोचना ग्रंथ इसी अभाव की प्रतिश्रुति है कि इनकी महानता के कौन कौन से आयाम हो सकते हैं। इसे बताने के लिए मैंने पहले अध्याय में गीता के 18 अध्याय की तरह 18 प्रतिमान बनाए हैं। इस ग्रंथ का लेखन कार्य 31 साल में हुआ है। इसमें कुल 31 अध्याय हैं और संयोगवश यह भी मजेदार है कि प्रसाद का कुल सृजनात्मक जीवन जो है 31 वर्षों का ही था, तो 31 का कुछ इसमें अतिरिक्त गुणा भाग मिल गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैंने बतानी चाहिए वह यह है कि प्रसाद हिंदी के सर्वाधिक मौलिक और गहरे रचनाकार हैं। इनकी मौलिकता उस आकर्षक फूल की तरह है
जो खिलता तो जमीन के ऊपर किसी लता वृक्ष पर है, पर उस लता और वृक्ष की भांति इसकी जड़ें परंपरा में बहुत गहरी है। प्रसाद के रचनात्मक लेखन में भारतीय वाङ्मय की प्रतिभा बोलती है, जो भारतीयों को बड़े स्वप्न देखने और उसे सत्य साकार करने के लिए प्रेरित करती है। वे अपने जीवन दर्शन और जीवन स्वप्न का प्रमाणीकरण करने वाले रचनाकार हैं। इनके विराट एवं बहुआयामी व्यक्तित्व में जो आत्म प्रसार और आत्म परिष्कार का भाव पाया जाता है, वह संपूर्ण भारत तथा हिंदी जाति का संवेद सांस्कृतिक अवचेतन है। आप ऐसे विशिष्ट सर्जक हैं जो वैदिक ऋषियों की भांति प्रकृति, काव्य, दर्शन, संगीत और विज्ञान को सत्य के पर्याय के रूप में प्रस्तुत करते हैं। प्रसाद जी भारत के मंत्र दृष्टा ऋषियों की भांति समस्त सृष्टि में चेतन की अभिव्यक्ति देखते हैं। इनके लिए काव्य साधना आत्मा के संस्कार का निष्पक्ष, निर्मल और अप्रतिम बीज मंत्र है, जो अनादिकाल से मनुष्य की अंतर्बाह्य प्रकृति के रहस्य का उद्घाटन करती आ रही है। इन्होंने श्रद्धापूर्ण हृदय से सत्य के संधान द्वारा मनुष्यता के कल्याण और संपूर्ण मानव जात के लिए आनंद प्राप्ति का विकल्प उपलब्ध कराया। प्रसाद जी ने अपने समन्वयात्मक चिंतन के माध्यम से, कविता में आत्मज्ञान एवं आंतरिक संगति के माध्यम से मानव जीवन में आनंदवाद की प्राण प्रतिष्ठा की। ये जिस कौशल के साथ आत्मवेदना को विश्व वेदना में रूपांतरित करते हैं, विशेष करके आंसू में, वह अपनी संवेदना को सांस्कृतिक धरातल एवं इतिहास बोध द्वारा सर्जनात्मक सार्थकता प्रदान करने का एक महत्वाकांक्षी प्रयास है। कोई भी रचना मौलिकता, नवीनता, व्यापकता और गहनता के आधार पर ही उत्कृष्ट मानी जाती है। इनकी अधिकांश रचनाएं इस प्रतिमान पर खरी उतरती हैं। प्रसाद जी अपार संपन्नता पाकर भी सहज थे। आधुनिक काल की सारी संभावनाएं कामायनी में संश्लिष्ट हो गई हैं। उसने उन्हें सोख कर आत्मसात कर लिया है। आधुनिक काल की सारी सर्जनात्मक ऊर्जा जो है कामायनी में, जैसे कामायनी ने सोख लिया है, जैसे सोखता होता है, हम निचोड़ते हैं तो उसमें से रस निकलता जाता है, पानी निकलता जाता है, तो ऐसे ही हम कामायनी को जितनी बार, जितने ढंग से, जितने तरीकों से निचोड़ेंगे उतने नए नए निष्कर्ष मिलेंगे, क्योंकि वह बहुलार्थी रचना है, अनंत अर्थ संभव है, बहुस्तरीय है। प्रसाद की इतिहास दृष्टि वैचारिक पराधीनता से पूर्णतः मुक्त थी, क्योंकि भारत का अधिकांश इतिहास लेखन जो है वैचारिक पराधीनता के अंतर्गत है। अंग्रेजों ने तो जानबूझकर हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने के लिए, अस्मिता को नष्ट करने के लिए लिखा, और बाद में मार्क्सवादी लेखकों ने भी उसी बात को आगे बढ़ाया। वह विशुद्ध भारतीय स्रोतों और स्थितियों पर आधारित थी। उनकी इतिहास दृष्टि भारतीय जनता के सामूहिक अवचेतन का प्रतिनिधित्व करती है। वह भारतीय मनुष्य की भांति जनता के भारतीय मनुष्य की जातीय स्मृति का साकार विग्रह है। वे अपने गहन इतिहास बोध और विराट सांस्कृतिक चैतन्य के बल पर सर्जनात्मक उत्कर्ष का जो कलात्मक वैभव उपस्थित करते हैं, वह अतीत और वर्तमान के ध्वंसावशेषों द्वारा भविष्य के सुनहरे स्वप्नों का आदर्शीकृत प्रतिरूपण है। प्रसाद जी भारत बोध के नायक हैं और यह मानकर चलते हैं कि सुसंस्कृत राष्ट्र की कविता एवं कला भी उच्च कोटि की होती है। इन्होंने आयरिश कवि W.B. ईट्स, मतलब ये ग्रंथ क्यों लिखा गया आप ध्यान दें, इन्होंने आयरिश कवि W.B. ईट्स के इस कथन को अपने मन पर ले लिया था कि भारतीय ज्ञान परंपरा और अनुभव परंपरा एक बुझती हुई ज्योति है। प्रसाद जी के संपूर्ण साहित्य में इसके प्रति तीखी चेतना परिव्याप्त है। वह इस बुझती हुई ज्योति को जलाए रखने का यत्न करते हैं। फलस्वरूप वह भारतीय ज्ञान मीमांसा को विश्वस्तरीय विमर्श का हिस्सा बनाने के लिए भारतवर्ष की सहस्त्रों वर्षों की काव्यशास्त्रीय, काल चिंतन परक, दार्शनिक, साहित्यिक, भाषिक, कलात्मक एवं वैज्ञानिक चिंतन की समृद्ध विरासत को न केवल आत्मसात करते हैं, अपितु उसे नवीनतम जीवन स्थितियों, चुनौतियों, परिवर्तित मूल्यों तथा प्रतिमानों के अनुरूप भी प्रस्तुत करते हैं। इनकी रचनाएं गतिशील और गत्यात्मक अर्थवरता की रचनाएं हैं, इसलिए कामायनी वैश्वीकरण के दौर का महाकाव्य प्रतीत होता है। इनका आंतरिक व्यक्तित्व वैदिक औपनिषदिक संस्कारों से भी परिपूर्ण है। ये मानव जाति को सत्य, शिव और सौंदर्य के समन्वय द्वारा पूर्ण सत्य, उदात्त प्रेम, अनंत रमणीय सौंदर्य और अखंड आनंद तक ले जाते हैं। प्रसाद जी बड़ी चिंता के रचनाकार हैं और इनके चिंतन के केंद्र में भारतीय अस्मिता बोध और विश्व मनुष्यता का मंगल है।
विश्व मनुष्यता का कल्याण है। इसके लिए आप भारत बोध का एक अभिनव प्रतिमान निर्मित करते हैं। इसके साथ ही विश्व जीवन तथा सभ्यता के प्रति अतिशय गहन विमर्श प्रस्तुत करते हैं। प्रसाद जी अपने वैयक्तिक संवेदन को भारतीय सांस्कृतिक जीवन की ज्ञानात्मक चेतना और गतिशील लोकोन्मुख परंपरा के संश्लेषण द्वारा जिस अप्रतिम काव्यात्मक औदात्य के साथ प्रस्तुत करते हैं वह भारत बोध और अस्मिता बोध का पुनराविष्कार है। इस दृष्टि से ये पूरा का पूरा ग्रंथ लिखा गया है जो प्रसाद की जटिल बहुस्तरीय और बहुआयामी प्रतिभा तथा साहित्य को जो है नए सिरे से विश्लेषित करता है। यहाँ सारी बातें कह पाना लगभग असंभव है। इसके कुछ अध्यायों के बारे में मैं केवल संक्षेप में कहना चाहूँगा। जैसे पहले अध्याय में उनकी महानता के 18 प्रतिमान बताए गए हैं, जिसमें हमने एक प्रतिमान शताब्दी के श्रेष्ठतम महाकवि भी रखा है। मैंने उनकी तुलना रविन्द्रनाथ टैगोर, महर्षि अरविंद और टी.एस. एलियट से करने के बाद उन्हें 20वीं सदी का श्रेष्ठतम महाकवि सिद्ध किया है। जीवन और व्यक्तित्व के अंशुय संदर्भ दूसरा अध्याय है, जिसमें कुछ ऐसी सूचनाएं हैं जो अभी तक लोगों को ज्ञात नहीं थी, वो पढ़ने के बाद आपको मालूम पड़ेंगी। जब हम प्रसाद की कविताओं का विश्लेषण करते हैं तो उनके आरंभिक काव्य की उपेक्षा की जाती है, लेकिन हमने उनकी आरंभिक कविताओं से लेकर आरंभिक काव्य किस प्रकार से विराट संभावना का उन्मेष है, कैसे ही मालूम पड़ जाता है कानन कुसुम वगैरह से ही, प्रेम पथिक से ही कि एक विराट कवि जो है आगे बढ़ रहा है, कामायनी की ओर बढ़ रहा है। इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। जो कवि शुरू में ही यह घोषणा कर देता है तो अंत में वहां पहुंचता है जिसके आगे राह नहीं। कामायनी उनकी मंजिल है, उनका लक्ष्य है। इसी प्रकार से अभी तक पल्लव को जो है छायावाद का प्रस्तावक माना जाता था, लेकिन मैंने झरना को जो है छायावाद के घोषणा पत्र के रूप में प्रस्तुत किया है। आंसू अभी तक इनकी वैयक्तिक वेदना का काव्य माना जाता था। मैंने आंसू का एक नया पाठ तैयार किया और यह बताने का प्रयास किया है प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका, जलियांवाला बाग कांड और इनकी पहली पत्नी की मृत्यु, तीनों वेदना जब संश्लिष्ट हो गई हैं तो इन्होंने आत्मवेदना को विश्व वेदना में रूपांतरित कर दिया है, क्योंकि विश्व वेदना शब्द उसमें 1 दर्जन बार आया है। और उसमें कुछ हमने वैज्ञानिक व्याख्याएं भी की हैं, जैसे चमकूंगा धूलि कणों में, ग्रहपथ में टकराऊंगा। तो मैंने चमकूंगा धूलि कणों में का संदर्भ जो है, जो सृष्टि के विकास की नई सिद्धांत की आई है कि सृष्टि का विकास स्फोटवाद से नहीं हुआ, बल्कि ब्रह्मांड में अंतरिक्ष में जो धूल की आंधी चलती है, हर तारामंडल का अपना धूल का कण है, धूल का संसार है, तो उस धूल की आंधी से सृष्टि का विकास हुआ है, उस स्फुरण हुआ है। ये नई सिद्धांत की आई है अभी। तो उस सिद्धांतिकी के साथ मैंने इसको जोड़ा है चमकूंगा धूलि कणों में। और ग्रहपथ में टकराऊंगा की तुलना हमने अंतरिक्ष युद्ध या स्टार्स वार से की है। तो ऐसे बहुत सारी नई स्थापनाएं हर अध्याय में आपको वैज्ञानिक दृष्टि से मिलेगी, क्योंकि प्रसाद के काम में दार्शनिकता वगैरह पर काम हुआ है, लेकिन विज्ञान को लेकर के काम नहीं हुआ। तो हमने उनके काव्य की वैज्ञानिकता को भी रेखांकित करने का कार्य किया है। इसी प्रकार से तरल सौंदर्य बोध के प्रगीत और लंबी कविताओं का उदात्त, इनके लहर संकलन की जो गीतियाँ हैं और जो लंबी कविताएं हैं, हिंदी में पहली लंबी कविता जो है प्रसाद जी ने प्रेम पथिक लिखी थी, जबकि उसको लोगों ने श्रेय नहीं दिया, पंत की परिवर्तन कविता को दिया, जबकि वो बात की कविता है। इनकी महाराणा की राणा का महत्व जो है लंबी कविता है, वो भी पहले आती है। पेशोला की प्रतिध्वनि जो है प्रलय की छाया है, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण है, ये सारी कविताएं पहले आती हैं, लेकिन इनकी चर्चा बाद में की गई, तो उसको मैंने ठीक करने का प्रयास किया है। हिंदी में एकमात्र प्रसाद ऐसे कवि है जो चंपू काव्य, संस्कृत का जो चंपू काव्य की परंपरा है उसको पुनर्जीवित करते हैं, पुनराविष्कार करते हैं। उर्वशी और बभ्रुवाहन इनके 2 चंपू काव्य, उसका विश्लेषण है। महात्मा गांधी और जयशंकर साहब में क्या समानता है, उस पर एक अध्याय है। महात्मा गांधी से मिले थे जब भारत माता मंदिर का उद्घाटन हुआ था वहाँ पर 1932 में काशी में, और इन्होंने गीता की प्रति जो है महात्मा गांधी को भेंट की थी, उसमें बहुत सारी बातें हैं। इसी प्रकार से कामायनी पर बहुत सारे अध्याय हैं। मैंने कामायनी को महाकाव्य सिद्ध करने के लिए भारतीय काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र और कामायनी से निकलने वाले अध्यायों को मिला करके किया है। उसके बाद मैंने मुक्तिबोध, जो इनके आलोचक रहे हैं, तो किस प्रकार से मुक्तिबोध प्रसाद
परंपरा में आते हैं। प्रसाद परंपरा के कवि आलोचक मुक्तिबोध एक अध्याय रखा है। मुक्तिबोध के व्यक्तित्व के निर्माण में, उनके पूरे मानसिक सृजन में, मानसिक संगठन में और मुक्तिबोध के स्वयं के सृजन में प्रसाद की आत्मा किस प्रकार से कुंडली मारकर बैठी है उसकी उसमें चर्चा है। इसी प्रकार से करुणालय जो इनका पद्य नाटक, हिंदी का पहला पद्य नाटक माना जाता है, उस पर स्वतंत्र अध्याय है। इनके नाटकों में 206 कालजयी गीतियां हैं। उनमें इतनी बहुस्तरीयता है, इतने सारे सांस्कृतिक और राष्ट्रीय उद्देश्य है, राष्ट्र प्रेम का ऐसा प्रशस्त रूप जो है चित्रित किया गया है। उन सब उद्देश्यों को जब आप लक्षित करते हैं, उसकी काव्य सौष्ठव को मिला देते हैं, तो जो गीतांजलि की 108 गीतियां हैं, उन गीतियों से ये गीत आपको ज़्यादा महत्वपूर्ण लगेंगे। इसी प्रकार से इनके पहले नाटक सज्जन से लेकर के अजात शत्रु तक एक अध्याय रखा है हमने, अप्रतिम सर्जनात्मक प्रतिभा की रंग सृष्टि का स्मरण और विकास। फिर स्कंदगुप्त पर एक अध्याय है, इतिहास और राष्ट्रीय चेतना का महाकाव्यात्मक विन्यास। चंद्रगुप्त पर है इतिहास और युगबोध का संश्लिष्ट चित्र। ध्रुव स्वामी को मैंने रंगबोध का प्रकर्ष कहा है। एक घूंट को हिंदी की पहली एकांकी कहा है। इनके प्रतीकात्मक नाटक कामना की प्रतीकात्मकता पर बात हुई है। कंकाल हिंदी का पहला यथार्थवादी है, तो उसके यथार्थ दर्शन पर हमने बात की है। तितली को मैंने जीवन के गूढ़ रहस्यों की सहज अभिव्यक्ति कहा है, और यह मैंने सिद्ध किया है कि तितली में जो समस्याएं आई हैं सूत्र रूप में, वही समस्याएं गोदान में विस्तार के साथ आती हैं। गोदान में लगभग वही सारी बातें आई हैं जो तितली में पहले आ चुकी हैं। चूंकि तितली पहले छपा है तो प्रभाव तो तितली का ही पड़ेगा। तो प्रसाद की बहुत सारी चीज़ें किस प्रकार से प्रेमचंद को भी प्रभावित करती हैं, इसकी चर्चा उसमें भी है। इरावती उपन्यास जो इनका अधूरा रह गया, 86 पृष्ठ ही छपा है, उसको 12 खंडों में लिखने वाले थे। रामचंद्र शुक्ल के निवेदन पर लिख रहे थे और वो 86 पृष्ठ लिख पाए थे। विराट सृजन का वो मंगलाचरण, मैंने इसीलिए उसको कहा, वह इनके चिंतन का प्रौढ़ बिंदु है। प्रसाद को अगर समझना हो तो इरावती को जरूर पढ़ें। इनको मैंने हिंदी कहानी का आकाशदीप कहा है, और हिंदी कहानी में पहले विधिवत कहानीकार हैं जिनका सबसे पहले कहानी संग्रह आता है। 1912 में इनका कहानी संकलन छाया छप चुका था। 1910 में इनकी पहली कहानी ग्राम प्रकाशित हो चुकी थी। प्रेमचंद 1916 में हिंदी में आते हैं, तब तक प्रेमचंद की कोई गणना नहीं थी। तो प्रेमचंद जब हिंदी में आते हैं तब तक 2 दर्जन कहानियां प्रसाद की आ चुकी थी। प्रसाद की कई कहानियों पर प्रेमचंद पर प्रसाद की कहानियों का प्रभाव है। जैसे छोटा जादूगर का ईदगाह पर है, इसी प्रकार से विराम चिन्ह का ठाकुर का कुआं और अन्य कहानियों पर है। मधुआ कहानी के प्रभाव में कफन लिखी गई है। तो प्रेमचंद भी बहुत सारी जगहों पर प्रसाद से प्रभाव ग्रहण करते हैं। और कंकाल के बारे में तो उन्होंने खुद ही कहा था कि इतना कड़वा यथार्थ, इतना कटु यथार्थ मैं स्वयं नहीं लिख सकता हूँ। तो मेरे कहने मतलब उसको उस दृश्य से भी मैंने उद्घाटित किया है। प्रसाद की कहानियों को मैंने शिल्प का ताजमहल कहा है। और प्रसाद शिल्प के धरातल पर किस प्रकार से जैनेन्द्र, अज्ञेय, उसके बाद निर्मल वर्मा और उदय प्रकाश तक पूरी परंपरा कैसे बनती है, किन किन रचनाकारों को प्रभावित करते हैं, उसकी भी चर्चा है। एक अध्याय हमने कामायनी परवर्ती प्रभाव संदर्भ रखा है, जिसमें कामायनी निराला से लेकर 2021 में जो आनंद सिंह की अथर्वा महाकविता आई है, वहाँ तक कैसे प्रभाव है, उसकी भी चर्चा की है। प्रसाद का बहुत बड़ा क्षेत्र आलोचनात्मक लेखन है, जिसकी चर्चा नहीं होती थी। एक 50 पृष्ठों का उस पर अध्याय है, उनके निबंधों पर और आलोचनात्मक प्रदेय पर। उनके साहित्य में जो राष्ट्रीय चेतना का प्रशस्त रूप है, उस पर स्वतंत्र अध्याय है। प्रसाद के पुनर्मूल्यांकन के क्या आयाम हो सकते हैं, उसकी चर्चा है। और विश्व के जो 15 सबसे बड़े महाकवि हैं, भारतीय महाकवियों में व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, भारवी, अश्वघोष, भवभूति, जायसी, तुलसी, रविन्द्रनाथ टैगोर। और पाश्चात्य महाकवियों में होमर, वर्जिल, दांते, मिल्टन, गेटे और टी.एस. इलियट के साथ इनकी हमने तुलना की है। और विश्व कविता में इनका क्या स्थान बनता है, वह निर्धारित करने का कार्य किया है। तो 20वीं सदी के इस सबसे प्रतिभा संपन्न हिंदी रचनाकार को, या भारतीय रचनाकार कहें, उसको न्याय दिलाने के उद्देश्य से यह ग्रंथ लिखा गया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 30 वर्षों की मेरी यह साधना जो है, जिस ढंग से अभी पाठकों का प्रतिसाद मिल रहा है, आलोचकों का प्रतिसाद मिल रहा है, और प्रतिक्रिया आ रही, जिस ढंग से इस पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जिस ढंग से इस पर समीक्षाएं आरंभ हुई हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह जो है प्रसाद के साथ न्याय करने में समर्थ होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।
करुणाशंकर उपाध्याय सर, बाकी अमरनाथ सर और राकेश भैया, आनंद सर और अन्य सभी साथी, इस आलोचना ग्रंथ को लेकर जो रचना प्रक्रिया रही है और इसकी जो मूलभूत बातें हैं आदरणीय उपाध्याय जी ने हम सब के सामने रखी हैं। निश्चित रूप से ये एक बहुत लंबी साधना के बाद, एक गंभीर चिंतन के बाद लिखा गया एक ग्रंथ है। 31 वर्ष जीवन के एक बहुत लंबी अवधि होती है और इस ग्रंथ की जो विशेषताएं उपाध्याय जी ने बताई हैं और हम सब ने इस ग्रंथ को भले पूरा ना पढ़ा हो, लेकिन जितना भी पढ़ा है उसको पढ़ने के बाद हम निश्चित रूप से सहमत हैं कि ये आलोचना ग्रंथ प्रसाद जी के साथ अभी तक जितने भी ग्रंथ आए हैं, निश्चित रूप से अलग अलग उनकी जो विधाओं को लेकर आए हैं, नाटक को लेकर या की कहानी को लेकर या उनके अन्य दूसरी रचनाओं को लेकर आए हैं, लेकिन एक समेकित रूप से या उनकी सभी रचनाओं को लेकर अगर एकमात्र यदि पुस्तक आई है तो ये जयशंकर प्रसाद महानता के आयाम ग्रंथ है। और आने वाला जो समय है ये निश्चित रूप से ये ग्रंथ मील का पत्थर साबित होगा, विद्यार्थियों के लिए, शोधार्थियों के लिए तो होगा ही, तमाम हम जैसे प्राध्यापकों के लिए भी एक दिशा निर्देशक के रूप में, हम एक दृष्टि देने वाला, प्रसाद साहित्य को समझने के लिए, जानने के लिए ये हमारे लिए एक टॉर्च लाइट की तरह काम करेगा। 18 अध्याय की बात की है, बड़ा अच्छा संदर्भ जोड़ा गया है महाभारत के से जोड़ते हुए। फिर 31 वर्ष प्रसाद ने अपने जीवन के साहित्य सृजन में लगाया और उतना ही वर्ष उपाध्याय जी ने इनके साहित्य की आलोचना में लगाया है। तो ये बहुत सारी विशेषताएं हैं जो इस आलोचना ग्रंथ को विशेष बनाती हैं। और एक बात मुझे ध्यान आ रही है, जब इस पर एक बार कुछ दिन पहले चर्चा हो रही थी इस पुस्तक के ऊपर, तो प्रोफेसर टंडन जी ने कहा था कि जयशंकर को करुणाशंकर मिले, यानी जहाँ शंकर का भाव एक रूप से देखा जाए तो दोनों में कॉमन है, और जहाँ शंकर हैं तो वहाँ वो सत्यम शिवम सुंदरम की जो भावना होती है, यानी कि जो कल्याण की भावना होती है, वो निश्चित रूप से इस ग्रंथ के बाद सिर्फ कल्याण वाला भाव जो है मन में आता है। और निश्चित रूप से अगर प्रसाद साहित्य को समझना होगा तो बिना इस ग्रंथ से गुजरे बिना, मुझे लगता है आने वाला समय इस ग्रंथ को पढ़े बगैर हम प्रसाद साहित्य को नहीं समझ पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बहुत सारी बातें हैं कहने को, इस पर विस्तार से कहा जा सकता है। मैं शुभकामनाएं कहूँ, क्या कहूँ, सर का आभार व्यक्त करूँगा कि सर ने हम सब के लिए इतना एक महान ग्रंथ जो है हम सबको दिया है। अगर हम इसका अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो निश्चित रूप से प्रसाद के साथ जो अभी तक अन्यायी कहा जाएगा कि उन पर ठीक से जो काम होना चाहिए था जिस रूप में, और सर ने अपनी इस पुस्तक के माध्यम से उनको 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा रचनाकार या महाकवि सिद्ध किया है। तो निश्चित रूप से प्रसाद के साथ न्याय हुआ है, ऐसा मैं मानता हूँ। और बहुत बहुत आभार सर का कि सर ने एक बहुत बड़ा ग्रंथ हम सब के लिए, हम सब के बीच रखा है। तो मुझे बोलने का समय दिया गया, अवसर मिला, इसलिए आभार, धन्यवाद। सर मैं भी जाऊँगा, 2 मिनट में ही बोलते मैं भी। वर्तमान हिंदी आलोचना के शीर्षक प्रख्यात आलोचक करुणाशंकर उपाध्याय जी, जो कि हमारे गुरु हैं और मंचासीन सभी विद्वान। आलोचना पर जब बात शुरू होती है तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि प्राध्यापकीय आलोचना है या इस प्रकार की आलोचना है जिसे हम भावक की दृष्टि से देख रहे हैं। पुस्तक सबसे पहले मैं चाहूंगा कि सबको दिखा दूं, ये पुस्तक है। आलोचना भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो विचारधाराओं का जो समन्वय है वो हिंदी आलोचना में अभी तक देखने को नहीं मिला है। संस्कृत साहित्य से जिस
आलोचना का उद्भव विकास हम हिंदी आलोचना में प्राप्त करते हैं, वहां पर नामवर जी का नाम आता है, रामविलास शर्मा जी आते हैं। प्राध्यापकीय आलोचना में छायावाद पर आलोचना करने वाले 3 आलोचकों के बाद मैं चौथे आलोचक के रूप में प्रोफेसर करुणाशंकर उपाध्याय सर को रखना चाहूँगा। छायावाद पर जब आलोचना शुरू होती है, शुक्ल जी ने मधुचर्या का कवि कहा जयशंकर प्रसाद जी को, और बात समाप्त हो गई। लेकिन प्राध्यापकीय आलोचना में जहां हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी और नगेंद्र जी आते हैं, नंदुलारे वाजपेयी जी ने पहली बार बहुत अच्छे से उनको स्थापित करने का प्रयास किया और उन्होंने सौंदर्य प्रेम, सौंदर्य बोध का कवि कह के मधुचर्या का जो आरोप जैसा तत्व था उसको हटाने का प्रयास किया। जो संस्कृत साहित्य है वो एक ऋषि परंपरा है और उस ऋषि परंपरा में ग्रंथों के वार्तिक लिखे जाते हैं। वार्तिक लिखे जाते हैं क्योंकि कई चीजें ऋषि लिखता है कूट भाषा में, आलोचना ज्यादातर कूट भाषा में होती है, तो उसको वार्तिक के रूप में, टीकाओं के रूप में, व्याख्या के रूप में सामने लाया जाता है। तो ये ग्रंथ जो है वो ऋषि परंपरा का ग्रंथ है। अगर छायावाद में जयशंकर प्रसाद ऋषि परंपरा के कवि हैं, तो यह ग्रंथ भी आलोचना के क्षेत्र में ऋषि परंपरा का आलोचक ग्रंथ है और इस पर भी वार्तिक आएगा और टिप्पणियां तो आ ही रही हैं, समीक्षाएं आ ही रही हैं। प्राध्यापकीय आलोचना की मैंने बात की। प्राध्यापकीय आलोचना एक रूढ़ शब्द है, जबकि अध्यापन के साथ साथ ऐसी महान पुस्तक को लिखने का कार्य एक अदम्य साहस और साधना का विषय है जो 31 वर्षों में पूर्ण हो चुकी है। काव्य, कथा साहित्य और नाटक और अन्य गद्य विधाओं में हम आलोचना को रखकर काव्य को समेट देते हैं। बृहत्त्रयी और लघुत्रयी से आगे छायावाद के कवियों को नहीं देखा गया, क्योंकि जहां से आलोचना का सूत्रपात होता है वहीं पर शुक्ल जी ही आके इसको ठहरा देते हैं कि नहीं भाई ये यहां तक बात होनी चाहिए। नंदुलारे वाजपेयी जी उसको आगे बढ़ाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी शुक्ल जी की बातों का पोषण करते हैं और नई बातें जोड़ते हैं वार्तिक के रूप में। नगेंद्र जी कामायनी को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। विचार, मैंने एक बात इसमें कही कि विचारधारा का समन्वय नहीं हुआ है और भारतीय परिप्रेक्ष्य में नहीं हुआ। शुक्ल जी ने पहली बार विचारधाराओं का समन्वय करने का प्रयास किया और उन्होंने पाश्चात्य आलोचना और भारतीय आलोचना को साथ में रखकर एक आलोचना दृष्टि दी। उपाध्याय सर उसी आलोचक परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उस आलोचक परंपरा में सर को नहीं रख रहा हूं, उस परंपरा से आगे जा रहे हैं और इन्होंने वर्तमान हिंदी साहित्य की विचारधाराओं का समन्वय किया है, बल्कि एक विराट चेष्टा प्रस्तुत की है। क्योंकि जब हम आलोचना की बात करते हैं तो आलोचना का धर्म और आलोचना की विचारधारा नहीं होती है। आलोचना में अगर हम दक्षिण पंथ और वाम पंथ ला दें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ला दें, तो आलोचना, अभी मैनेजर पांडे जी का देहांत हुआ है, उनको श्रद्धांजलि है, उनकी सबसे पहली पंक्ति यही थी कि विचारधारा से ही आलोचना को देखना चाहिए। शायद मैं उनसे सहमत नहीं हूं और बहुत बड़ी हिंदी बिरादरी भी नहीं सहमत है। आलोचना का कोई धर्म ही नहीं है। आलोचक की स्वयं की दृष्टि होती है और स्वयं का धर्म होता है, और ये पुस्तक उस आलोचना धर्मिता पर एक नए आलोचना धर्म की शुरुआत कर रही है और एक नई आलोचना की विराट चेष्टा की प्रस्तुति कर रही है। इस पुस्तक के विषय में जितना कहा जाए उतना कम है और शायद यही इस पुस्तक की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कुछ बातें इसमें और मैं रखना चाहूंगा। जैसे किसी भी पुस्तक को एक नई आलोचना पद्धति आई समाजशास्त्रीय आलोचना। समाजशास्त्रीय आलोचना में 3 बिंदु होते हैं, पाठक होता है, लेखक होता है और कृति होती है। तो कृति को पाठक तक पहुंचाने में जो ये समाज पूरा काम कर रहा है, जो भावक और आलोचक वर्ग काम कर रहा है, लेखक क्या करता है, पुस्तक को खुद भेजता है कि ये पुस्तक ये मेरी है, आके इसको आप पढ़ लीजिएगा। वीडियो साक्ष्य है, प्रमाण है, आप देख सकते हैं कि सर ने किसी पुस्तक नहीं भेंट की, सभी लोग अपनी पुस्तक लेके आए हैं। जैसे अखिलेश जी ने अभी इस बात को बताया कि लोग चोरी से भी पुस्तक को ला रहे हैं। तो शायद साहित्य का जो समाज शास्त्र है, समाज शास्त्रीय आलोचना के
अगर दृष्टि से इस पुस्तक को हम देखें तो ये पुस्तक अपने आप पाठक तक पहुंच रही है, लेखक इसमें कोई काम नहीं कर रहा है, उसने इस पुस्तक को रख दिया। अब अभी इस पे शायद बात हुई कि अभी ये ग्रंथ जो है वो शैशवावस्था में है। शैशवावस्था तो बहुत छोटा शब्द मेरे लिए है, लेकिन इस ग्रंथ ने आते ही जिस तरीके से एक वैश्विक दृष्टिकोण ला दिया आलोचना के क्षेत्र में, शायद बड़े पुरस्कार भी इसमें देने पड़ सकते हैं। 2-3 बातें मैं इसमें और रखना चाहूंगा, क्योंकि बहुत लंबा व्याख्यान हो गया है, इस पे लगातार व्याख्यान होते रहेंगे, तब शायद कुछ अंश इसके बाहर निकल पाए। जैसे हमने नाटक पर बहुत बात किया है, नाटक पर हम जैसे समन्वय की आलोचना की बात करेंगे। बच्चन जी की पुस्तक मैं पढ़ रहा था, उन्होंने नाटक पे बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, तो उनमें उन्होंने कहा है कि प्रसाद गहन जीवन दृष्टा है, इसी वजह से नाटक के बाह्य तत्वों पर गंभीर औदात्य और कहीं नहीं मिल पाता है। गंभीर औदात्य पर उपाध्याय जी भी बात करते हैं। नाटक में रंग दर्शन की बात की जाती है और पूरे प्रसाद के नाटकों को दरकिनार कर दिया जाता है। जब हम बच्चन जी की पुस्तक पढ़ते हैं और उपाध्याय सर के नाटक पर विचार पढ़ते हैं, तो बच्चन जी से भी आगे ये विचार जाता हुआ हमको प्रतीत होता है। शुक्ल जी को बहुत पहले छोड़ चुके हैं। शुक्ल जी की एक चीज हमको उपाध्याय सर में लगती है, वो ये लगती है कि समन्वय, इन्होंने पाश्चात्य आलोचना का और हिंदी साहित्य की जो आलोचना है उसका समन्वय किया। इसमें शायद मैं मानता हूं कि शुक्ल जी के ऋणी हैं, लेकिन जो इन्होंने उस ऋण को अदा किया इस रूप में कि सभी विचारधाराओं का समन्वय करके एक भारतीय चिंतन परंपरा में, एक ऋषि की आलोचनात्मक परंपरा में, क्योंकि जब हम आलोचना की बात करते हैं तो ये लुच धातु संस्कृत से ही पूरी परंपरा आ रही है, तो ऋषि परंपरा की जो आलोचना है उसमें ये हमेशा बात कर रहे हैं, चाहे वो दक्षिण पंथ की आलोचना हो, वाम पंथ की आलोचना हो या पाश्चात्य आलोचना हो, सभी आलोचना दृष्टियों को रख रहे हैं और उसके बाद अपनी आलोचना दृष्टि का विकास करते हुए नया पथ प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि आलोचना साहित्य के लिए नया काम है। साहित्य पर बात की जाती है कि साहित्य विज्ञान है कि नहीं है, हिंदी विज्ञान है कि नहीं है, लेकिन अब एक प्रश्न यह भी खड़ा हो गया है कि आलोचना विज्ञान है कि नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में आलोचना उपाध्याय सर ने की है, इसकी शुरुआत शुक्ल जी ने कर दी थी। बेशक शुक्ल जी ने कर दी थी, लेकिन शुक्ल जी ने कहीं न कहीं कुछ, जिसको आप अपनी भाषा में कहें खुन्नस या विचारधारा का समन्वय न हो पाना, वो कई बाधाएं उनके सामने आई थी, जिन बाधाओं से उपाध्याय सर बहुत आगे निकल चुके हैं। छायावाद पर नामवर जी का एक ग्रंथ है, वो ग्रंथ तो नहीं कह सकते हैं, वो सामान्य सी पुस्तक है। मुझे प्रास्नातक की कक्षाओं में बताया गया कि वो ग्रंथ खरीद लीजिए। मेरे दिमाग में था कि छायावाद पर बहुत मोटा ग्रंथ होगा, बहुत अच्छा लिखा गया होगा। मैं पुस्तक को खरीदा तो बहुत पतली सी पुस्तक थी और मैं उस पुस्तक को पढ़ गया। 6 घंटे के अंदर मैं पूरी पुस्तक को पढ़ गया। मुझे लगा ग्रंथ होता क्या है। तो ये पुस्तक जब मैंने ली तो शायद ये ग्रंथ कहलाने लायक है, और इसमें प्रसाद के साथ साथ वैश्विक आलोचना पर जो बात की गई, वैश्विक, अब आप वेदों से चलिए, आनो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतो, हमेशा विश्व की बात की जा रही है। प्रसाद जी विश्व की बात कर रहे हैं, लेकिन हम प्रसाद की आलोचना करते समय छायावाद के अंदर उनको बंद कर देते हैं। छायावाद से आगे निकालने का काम यदि किसी ने किया है और श्रद्धापूर्वक किया है तो वह उपाध्याय सर ने किया है। छायावाद की दृष्टि अपार है, शायद उसको रहस्यवाद तक सीमित कर दिया जाता है, लेकिन उससे आगे की जो दृष्टियां हैं, आधुनिक चेतस दृष्टि, अगर हम कहें स्वदेशी आलोचना तो शायद ये नया शब्द होगा, लेकिन स्वदेशी आलोचना की जो निर्मित इस ग्रंथ ने की है वो शोधार्थियों के लिए एक नया काम है। निश्चित तौर पर इस ग्रंथ पर बहुत बोलना है और बहुत सारे कार्यक्रम करने हैं, बहुत सारे लेख लिखने हैं। इस ग्रंथ को जब से मैं लिया हूं तब से बहुत उत्साहित हूं। निश्चित तौर पर और इस पे बोलूंगा और लिखूंगा और आप सबका प्यार मिलता रहेगा। आदरणीय उपाध्याय सर ने हमें मौका दिया, मैं इसके लिए बहुत आभारी हूं। और सर ने मेरी समीक्षा ग्रंथ या समीक्षा
जो मैंने लेख लिखा था उसकी भी सराहना की। शायद मैं उस काबिल नहीं हूं, लेकिन और मैं इस पर काम करूंगा। सभी विद्वान साथियों का बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय प्रोफेसर करुणाशंकर उपाध्याय जी, बड़े भाई राकेश पांडे जी, आनंद प्रकाश त्रिपाठी सर, अमर सर, बाघेला सर, संजय सर, मित्रवर रामचंद्रन सर, भोसले साहब, अनुराग, अमरीश, अखिलेश जी और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बैठे हुए हमारे साथ, सबको मैं प्रणाम करते हुए एक संयोग की बात करूंगा इस किताब में। 31 वर्ष लिखने में, 31 वर्ष प्रसाद की पूरी सीमा, रचना प्रक्रिया, रचना सीमा, और इसमें 31 लेख, 31 अध्याय, 31 लेख, मैं लेख मान रहा हूं उसको, 31 लेख कहने से थोड़ा महत्व कम हो जाता है अध्याय। 31 लेख, लेकिन वो लेख नहीं होकर जिसे हम लेख कहते हैं, शोध कहते हैं, शोधा लेख से बड़े होकर एक बृहत्तम अध्याय के रूप में हमारे सामने दिखाई देता है। और संयोग देखिए, आज 13 किताब में कुल 463 पृष्ठ, यदि हम 31 को जोड़ दें तब भी 4 बनता है, 13 को जोड़ दें तब भी 4 बनता है, और 463 जोड़ दें तब भी 4 बनता है। तो ये जो संयोग है इस किताब का, और 4 यदि हम भारतीय ज्योतिष शास्त्र में देखें तो महानता का परिचायक होता है। यदि पता नहीं करुणाशंकर जी ने इस किताब को लिखते हुए इस 4 की महिमा को समझा था या नहीं समझा था, लेकिन 4 जो है महानता को प्रकट करता है। और इसके एक एक लेख इन्होंने शुरुआत की। पहला जो है, जो इनकी किताब की सबसे अच्छी पंक्ति लगी, अपराजय प्रतिभा के धनी। प्रसाद अपने जीवन में कभी पराजित नहीं हुए थे, न ही रचना दृष्टि से, न ही अपने व्यक्तिगत दृष्टि से। भले ही उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन पराजित नहीं हुए। उस व्यक्ति को हम सबके सामने लेकर आना, और आज जिस हम परिवेश में रहते हैं वहां सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन करुणाशंकर उपाध्याय जी की इस पुस्तक की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि ये सवाल नहीं खड़े करते, उत्तर प्रस्तुत करते हैं। और अपनी आलोचकीय दृष्टि के माध्यम से, मुझे याद है एक बार चित्रा जी ने कहा था कि करुणाशंकर उपाध्याय जी, उस प्रोग्राम में मैं भी था, आनंद जी भी थे, शुक्ल जी के बाद एक नए आयाम को लेकर आने वाले आलोचक हैं। उस समय ये पुस्तक नहीं आई थी, लेकिन जब ये पुस्तक आई है तो इसे देखकर लगता है कि वास्तव में उपाध्याय जी शुक्ल जी की कड़ी को एक नए आयाम में लेकर जा रहे हैं। शुक्ल जी जब आलोचना करते हैं, शुक्ल जी की आलोचनात्मक जो दृष्टि है उसमें भाव प्रधान, और आप इसकी पुस्तक को अच्छी तरह देखें तो इसकी हर एक बातें भावना से जुड़ी हुई है। अब देखिए, एक पंक्ति है इनकी, जैसा अभी सर बता रहे थे, करुणाशंकर उपाध्याय खुद ही बता रहे थे कि रामचंद्र शुक्ल और मुक्तिबोध ने प्रसाद को समझा, लेकिन जिस दृष्टि से वे समझाना चाह रहे थे शायद उसे वो रख नहीं पाए। उपाध्याय जी, आप इस बात के लिए साधुवाद के पात्र हैं कि आपने प्रसाद को समझने के लिए एक नई दृष्टि उत्पन्न की। वह केवल भावनात्मक रूप से नहीं है, संवेदनात्मक रूप से भी है, और आवश्यक पड़ने पे आपने वर्णनात्मक शैली भी अपनाई है। और आवश्यक पड़ने पे मैं देख रहा था आकाशदीप को, अभी वो पृष्ठ उलट रहा था आपके द्वारा लिखी हुई, 8 पेजों में जो बिहारी की जो पंक्ति है, सतसैया के दोहरे जेवनावत के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो यदि आप प्रसाद की पूरी कहानियों को यदि 8 या 10-12 पेजों में देखना चाहते हैं तो आप पढ़ लीजिए। आपने कहा शिल्प का ताजमहल, आप अपनी पिछली पुस्तक को याद कीजिए, जब आपने मध्यकालीन बोध की बात की थी,
उसमें भी आपने एक ऐसा ही अध्याय दिया था, तुलसीदास और ताजमहल। तुलसीदास और ताजमहल। तो तुलसीदास केवल ताजमहल तुलसीदास का नहीं था, वह ताजमहल भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्यिक परंपरा और भारतीय नवीन दृष्टि का ताजमहल था। वास्तुकला का। जब हम दृष्टि की बात करते हैं, जब तुलसीदास कहते हैं जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, या जब घनानंद कहते हैं रावरे रूप की रीति अनूप, नए नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिए, तो मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि इस किताब के एक एक पेज को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो नए नए अर्थ उसके दिखाई देंगे। जो जिस दृष्टि से देखना चाहता है वह इस दृष्टि से देख सकता है। और आपने जो अपने जीवन के 31 वर्ष इसमें लगाए हैं, वो 3100 आने वाले वर्षों तक इसको लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और हम सबकी ये कामना है, मैंने आप पर एक लेख लिखा था कि आप आलोचना के प्रतिमान तो खड़े करेंगे ही, संवेदनशीलता के प्रतिमान भी खड़े करेंगे। मुझे याद है 5 सितंबर का दिन था 2020 का, तो जो 5 सितंबर गुरुवर प्रतिभा जो होती है और जो सहजता प्रसाद की रचनाओं में है, उसको वही समझ सकता है जो खुद सहज और सरस हो। और आप में सहजता भी है, सरसता भी है, विनम्रता भी है। इसीलिए आप रामचंद्र शुक्ल की त्रिवेणी को इस किताब में लेकर आए हुए हैं, भले ही वो जयशंकर प्रसाद के ऊपर हो, लेकिन इसमें त्रिवेणी है। हम सबको इस किताब को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, एक नई दृष्टि उत्पन्न करना चाहिए। और जो रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि की आपने बात की है, रेस्टलैंड की बात की है, सबसे अच्छी इस किताब की इसमें सबसे अच्छी बात है कि सवाल खड़े करना नहीं मकसद था, जवाब देना और उसको अपनी बातों से पुष्ट करना। जो पुष्टमार्गीय कवि की बात जो है, अपनी बातों को पुष्ट करना, और आप इसमें बहुत सफल हुए हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद। और हम सबकी ये कामना कि ऐसे ही ग्रंथ जिस तरह प्रसाद को आप सबके सामने लेकर आए, ऐसे ही भारतीय संस्कृति, भारतीय चेतना के वाहक और भारतीय परंपरा को ले जाने वाले कवियों को भी आगे लिखें। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हम हिंदी के बहुत प्रतिष्ठित विद्वान आलोचक प्रोफेसर करुणाशंकर उपाध्याय की नई पुस्तक, या जिसे हम नया ग्रंथ कहें, जयशंकर प्रसाद महानता के आयाम, इस पर चर्चा के लिए एकत्र हुए हैं। हमारा सौभाग्य है कि ये ग्रंथ पढ़ने को हमें मिला, और इस ग्रंथ को पढ़ते हुए बहुत सारी बातें जयशंकर प्रसाद के बारे में, उनके संपूर्ण वाङ्मय को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां जो लेखकों के बीच में, अध्येताओं के बीच में रहीं, उसका भी निरसन हुआ है, उसे भी दूर करने का एक प्रयास हुआ है। अभी बात हो रही थी 31 वर्षों की। मुझे नहीं लगता है कि आज के समय का कोई आलोचक 31 वर्षों तक इतने धैर्य के साथ, इतनी आंतरिक संलग्नता के साथ किसी लेखक से जुड़कर उसके संपूर्ण साहित्य का अध्ययन करते हुए, उसका मनन करते हुए, चिंतन करते हुए, इतनी लंबी साधना के बाद इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, ये करुणाशंकर जी से ही संभव हुआ। क्योंकि जो दौड़ है हिंदी आलोचना की, हिंदी रचना की, कि वो आज लिखा और कल छप जाए, तो ये एक प्रकार से आंखें खोलने वाला भी ग्रंथ है कि ऐसे हिंदी आलोचना का भला नहीं होगा अगर हम बहुत तत्परता में, तात्कालिकता में, बहुत त्वरा के साथ हम आलोचना, किसी कृति का मूल्यांकन करते हैं, किसी ग्रंथ का मूल्यांकन करते हैं। तो ये बहुत ठीक नहीं है, और इसी का खामियाजा हिंदी आलोचना को भुगतना पड़ा कि हमारे पास ऐसे आलोचक बहुत कम हो गए हैं। यहाँ प्रोफेसर अमरनाथ जी बैठे हुए हैं, वो भी इसी दिशा के संवाहक हैं, वो जानते हैं इन सब चीज़ों को। तो ये धैर्य जो है, ये जो एक प्रकार से उस प्रसाद के साहित्य को
एक सबसे खासियत बात यह है कि जिस विश्व दृष्टि या जिस भारतीय दृष्टि को लेकर, जिस ऋषि परंपरा को लेकर प्रसाद जी ने अपने संपूर्ण साहित्य को रचा, करुणाशंकर भी उसी मानक, उन्हीं प्रतिमानों के साथ हिंदी आलोचना को खड़ा करते हैं। क्योंकि किसी रचनाकार के संपूर्ण साहित्य और व्यक्तित्व से तादात्म्य तो तभी हो सकता है जब वह आलोचक भी उन्हीं प्रतिमानों के साथ उसी स्तर पर यात्रा करता है। क्योंकि अगर हमारे पास वो प्रतिमान नहीं, हमारे पास वो जीवन दृष्टि नहीं है, हम विश्व साहित्य को नहीं जानते हैं, हम संस्कृत परंपरा को नहीं जानते हैं, हम जो है तो हम प्रसाद का मूल्यांकन नहीं कर सकते। तो प्रसाद का मूल्यांकन भी एक प्रकार का चुनौती था। आखिर क्या कारण है कि इतने वर्षों तक उनकी कुछ विधाओं पर या अलग अलग विधाओं पर काम हुआ, पर समग्र व्यक्तित्व और उनके कृतित्व को लेकर एक इतना बड़ा ग्रंथ प्रकाशित हुआ। तो ये उनकी साधना यहाँ बोलती है। प्रसाद की साधना के साथ साथ उन लेखक आलोचक प्रोफेसर करुणाशंकर की साधना भी यहाँ बोलती है कि जिस प्रतिमानों के साथ, जिन प्रतिमानों के साथ उन्होंने रचा, उस स्तर पर जाकर इन्होंने हिंदी आलोचना को एक नए प्रतिमान दिए। मुझे ये लगता है इस किताब को पढ़ते हुए, इस पुस्तक को पढ़ते हुए बार बार ये 31 वर्ष इनको लगा, तो मुझे लगता है इस कृति का मूल्यांकन करते हुए भी हमें 31 महीना या हमें 31 दिन तो लगेगा, क्योंकि बहुत सरसरी तौर पर यह ग्रंथ नहीं पढ़ा जा सकता। इस आरंभ से लेकर अंत तक ये जो भाषा का निर्वाह है, मुझे आचार्य शुक्ल बार बार याद आते हैं, हजारीप्रसाद द्विवेदी भी याद आते हैं कि जो भाषा आचार्य शुक्ल के पास थी, उनके निबंधों में थी, उनकी रचना यात्रा में थी, उस भाषा के साथ वह सौंदर्य, भाषा का जो सौंदर्य है, उसकी जो शक्ति है, उसकी जो बनावट है, बुनावट है, जो एक आलोचकी विशद दृष्टि है, उसके साथ जो रची गई है इस आलोचना कृति में, वो दुर्लभ है। क्योंकि हिंदी आलोचना का भी बड़ा नुकसान किया है जब हमने एक चलताऊ भाषा के साथ मूल्यांकन करने की एक पद्धति, एक जो समीक्षा की एक पद्धति निकाल दी है कि बस उस ग्रंथ के बारे में उसकी कथा कह दो, उसके पात्रों का नामोल्लेख कर दो, कुछ इस तरह से चलताऊ। इस ग्रंथ को पढ़ते हुए हमें बहुत सजग रहना पड़ेगा। अगर हम सजग नहीं हैं तो हम इस ग्रंथ को बिल्कुल नहीं समझ सकते, क्योंकि एक एक पंक्ति जो है वो व्याख्या की मांग करती है। यानी सूत्र हैं, एक प्रकार से प्रतिमान हैं, बहुत सारे प्रतिमान हैं, केवल 18 प्रतिमान ही नहीं है, बल्कि इस कृति को पढ़ते हुए हिंदी आलोचना के लिए बहुत सारे प्रतिमान इसमें हमें मिलेंगे जो हिंदी आलोचना को नई दिशा दे सकते हैं, नए रचनाकारों के मूल्यांकन के लिए, नए आलोचकों के लिए, यहाँ तक कि पुराने आलोचकों के लिए भी प्रसाद के बहाने हिंदी आलोचना का मार्गदर्शन भी ये कृति करती है। एक विराट प्रसाद का जो व्यक्तित्व था, उसको उसी विराटता में देखने का जो साहस है वो करुणाशंकर जी ने किया है, जो इसके पहले नहीं संभव हुआ है। तो बहुत सारे अध्याय हैं, बहुत सारी बातें हैं, सारी विधाओं। एक और खासियत है कि इतनी सारी विधाओं को समझना और उसी स्तर पर, जिस स्तर पर प्रसाद ने उन रचनाओं को, नाटक लिखा, उपन्यास लिखा, कहानी लिखा, निबंध लिखा, तो उन विधाओं के स्तर पर आलोचक पहुंच रहा है और हर विधा के साथ न्याय हो रहा है। ऐसा नहीं कि वो केवल कविता में कामायनी के साथ है या नाटकों में है। तो ये भी एक बड़ी बात है इस कृति की कि उन सारी विधाओं के में प्रसाद के प्रतिमानों को देखना और स्वयं अपने प्रतिमानों को खड़ा करना, प्रसाद के सहारे नहीं बल्कि अपने प्रतिमानों से भी, अपने निकष पर भी प्रसाद को देखना, तभी ये संभव हुआ कि विश्व के उन बड़े कवियों के साथ जिनकी चर्चा उपाध्याय जी ने की, संस्कृत के उन महान कवियों के साथ तुलना, ये शायद पहली बार हुआ है और किसी कवि के साथ ऐसा संभव नहीं हुआ है। तो ये तभी संभव हुआ है जब करुणाशंकर जी ने उन संस्कृत के, उन अंग्रेजी के उन साहित्यकारों को पढ़ा है, वरना
यह दावा करना बड़ा कठिन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतिकाओं से या उन अंग्रेजी और यूरोपियन और भारतीय संस्कृत के कवियों के साथ जो तुलनात्मक है, तुलना ही नहीं किया है, बल्कि ऐसा लगता है कि एक सिद्धहस्त आलोचक के हैसियत से उन्होंने उन बारीकियों को पकड़ा है जिसे सहज पाठक नहीं समझ सकता। तो ये जो 31 वर्ष की साधना की बात हम लोग बार बार कर रहे हैं, ये तभी फलित हो सकती है जब बहुत गहरे तन्मयता के साथ जूझने के साथ, और ऐसा भी नहीं कि 31 वर्ष केवल यही ग्रंथ लिखा गया, इसके बीच में न जाने कितने ग्रंथ उन्होंने लिखे, और इस ग्रंथ की जो भाषा है, इस ग्रंथ के मूल्यांकन की जो पद्धति, जो शैली है, वो सारे ग्रंथों में एक जैसी है। जबकि ऐसा माना जाता है कि आलोचक की भाषा, उसकी मूल्यांकन शैली, उसके प्रतिमान एक निरंतर यात्रा, एक निरंतर विकासमान। तो ये एक सिद्धि है कि वो सारे ग्रंथों में पुनर्पाठ करते हुए बहुत सारी नई बातें कहते हैं। तो वर्तमान दौर में इस तरह का आलोचक मेरी दृष्टि में शायद नहीं है, या होगा तो शायद मुझे नहीं नजर आया। तो बहुत सारी बातें हैं इस कृति के मूल्यांकन में, एक एक पैराग्राफ में, यानी इस कृति को अगर कोई पढ़ ले तो इस कृति को, इनके प्रतिमानों की व्याख्या करने के लिए उसे 10,000 पेज खर्च करने पड़ेंगे कि हम इस किताब की व्याख्या, पुनर्व्याख्या कर सकें। प्रसाद की व्याख्या तो ठीक है, आलोचक के प्रतिमानों पर हम उसकी व्याख्या करें कि वो कौन से प्रतिमान हैं, तो प्रसाद के प्रतिमान और आलोचक के अपने प्रतिमान, दोनों का तादाद में, दोनों की नई दिशाएं, तो उस पर 1000 पेज खर्च कर सकते हैं। तो ये बड़ा विरल संभावना है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम किसी आलोचक कृति को पढ़ते हैं तो सरसरी तौर पर भी पढ़ जाते हैं। यह एक ऐसी अकेली किताब है जिसे सरसरी तौर पर नहीं पढ़ा जा सकता, किसी कीमत पर नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि हमें हर पग पर, हर कदम पर इस आलोचक की भाषा के साथ हमें एक तादाद में स्थापित करना पड़ता। उसके उन अर्थों की बहुलार्थी जो शब्द हैं, जो सूत्रात्मक शैली है, जो व्यंजनाएं हैं, जो लाक्षणिकता है, उनको खोलना पड़ता है। तो ये बड़ी बात है, ऐसा एक आलोचक कर रहा है। तो निश्चित ही हम पुरानी शताब्दी की बात नहीं करें, लेकिन वर्तमान शताब्दी में हिंदी आलोचना को एक नया पथ, एक नया रास्ता हिंदी आलोचना को, और किसी रचनाकार के मूल्यांकन के लिए जो अपार धैर्य, अपार ज्ञान, वह ज्ञान वैश्विक संदर्भ में बहुत सारी बातें हैं, कहना संभव नहीं है इतने समय में। मैं तो मुग्ध हूँ इस अर्थ में कि विराट रचा है सर ने, प्रसाद के विराट को अपनी आलोचना के विराट शैली में उनका मूल्यांकन करने की कोशिश की है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाले समय में वो इसी तरह के और ग्रंथ हिंदी जगत को देंगे, और हिंदी आलोचना का जो पाठ है, या हिंदी आलोचना का जो पाठ है, उसे और विस्तृत करेंगे। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। भाई राकेश पांडे जी ने मुझे आमंत्रित किया, और हमारे विद्वान साथी यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने मेरी कुछ बातें सुनी। उन सभी को हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बड़ी विद्वान प्राध्यापक जिनको सादर प्रणाम, सभी बंधु जी को सादर प्रणाम। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, सभी से हम लोग को सीखने और सुनने समझने का दौर है। अभी जो मैं बात कहूँगा वो आप सबके द्वारा जो सीखे संस्कार जो हैं उसी दृष्टि से कुछ कहने का प्रयास करूँगा। अभी जो गुरु जी ने कहा कि सागर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आदरणीय अनंत प्रकाश त्रिपाठी सर ने, कि इस ग्रंथ में जो 31 वर्ष का समय है, मैं अपनी बात वहीं से शुरुआत करूँगा, बहुत संक्षिप्त कहूँगा। 31 वर्ष का समय वास्तव में बहुत कुछ बता देता है, क्योंकि जब आलोचक ने इसको लिखने का प्रयास किया था तो 31 वर्ष के पूर्व जो उनका भाव था, जो मन था, वह कंटिन्यू अभी तक उसी भाव से चले आए। और जब हम देखते हैं, प्रसाद जो है एक ऋषि हैं, ऋषि मतलब रिसर्च स्कॉलर टाइप, चिंतक, और उनको समझने का काम एक चिंतक ही कर सकता है, एक ऋषि ही कर सकता है। आज सबके पास सब कुछ है, किसी चीज़ कमी नहीं, कमी है तो समय की। और ऐसे दौर में जब पिष्ट पेषण का समय चल रहा है, इतने सब्र के साथ उस भाव को संभाल के चलना,
ये एक बहुत बड़ा महान कार्य है। तो प्रसाद की मांग भी ऐसे ही, प्रसाद के साथ अन्याय हुआ था। प्रसाद जो अभी अपनी भूमिका में जो आदरणीय आलोचक जी ने कहा कि भारत बोध और भारत की अस्मिता के वो रचनाकार हैं, तो उनको समझने के लिए भारत बोध और भारत की अस्मिता को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं कुछ चीज़ें मुझे मतलब जो मैं जो अभी संस्कार लेके इसको देख रहा था कि उसको मैं बताना चाहता हूँ कि भारत के रचनाकार को अधिकतर देखा गया विश्व के रचनाकारों के साथ तुलना किया जाता था और बताया जाता कालिदास जो है वो वहाँ के शेक्सपियर हैं, भारत के शेक्सपियर हैं। ये क्या तमाशा है। तो एक नई दृष्टि जो है जनमानस के बीच में, पाठक के बीच में जा रही है। दूसरी, अब तक प्रसाद के विषय में जो पृष्ठपेषण कार्य किया गया था, एक प्रकार का कचरा फैलाया गया है, उनके लिए बड़ी चुनौती है इस ग्रंथ को। उनके लिए पढ़ना बड़ा मतलब एक नया उनके सामने प्रश्न खड़ा हो गया है। तो अब तो मैं तो देखा हूँ, मेरा जो अभी अनुभव रहा पिछले दिनों का, बहुत सारे लोग इस ग्रंथ को चोरी से मंगा के पढ़ रहे हैं। अच्छा है, पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके लिए प्रश्न तो खड़ा ही हो गया है। तो मेरा मानना यह है कि भारत जो है, भारत की जो अस्मिता है, भारत का जो भारत बोध है, उस दृष्टि से कामायनी को इस पुस्तक में महानता के आयाम में आदरणीय गुरु ने रखा है। वास्तव में यह जो है जयशंकर प्रसाद जी के साथ एक न्याय हुआ है और हम सब सुखी हैं कि इस दौर में है जहां हमें इस प्रकार का अवसर मिल रहा देखने को, समझने को। बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन सभी विद्वजनों को मेरा प्रणाम। इस महत्वपूर्ण चर्चा में मुझे भी वक्तव्य रखने का मौका मिला, अवसर मिला, इसके लिए आदरणीय उपाध्याय सर का हार्दिक आभार कि मुझ जैसे जो नए शोधार्थी हैं, नए उम्र के लोग हैं, जो पढ़ लिख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनको भी इस तरीके के मौके मिले। सबसे पहली जो एक चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगी, उस पर मैं बात शुरू करूँगा कि हिंदी में सामान्य तौर पर जब ग्रंथों पर, पुस्तकों पर चर्चाएं होती हैं तो हम कोशिश करते हैं कि किसी विश्वविद्यालय के बड़े से सभागार में जो है मंचों पर कुछ लोगों को बिठा करके 5 लोग बोलें और एक सैकड़ों की संख्या में जो भीड़ है वह सुने। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस बीच पिछले 3-4 वर्षों में इस तरीके की परंपराएं तेजी से विकसित हुई हैं कि एक ग्रंथ पर अगर चर्चा करनी है तो वह खुली चर्चा हो, 8-10 विद्वान ही रहें, लेकिन नए सारे बिंदु जो हैं वह निकल करके आते हैं। तो इस तरीके का यह आयोजन जो है बहुत नई तरीके की चीज़ें, जैसे हम विदेशों में भी देखते हैं, कम भीड़ वाले 8 लोग रहेंगे, सभी वक्ता रहते हैं और सभी प्रश्नकर्ता भी रहते हैं। तो इस तरीके का आयोजन सुखद है। दूसरी बात, बहुत सारी चर्चा जो है 31 पर हुई, तो वह एक संयोग है, तो संयोगों पर मैं बहुत नहीं जाऊंगा क्योंकि संयोग महज संयोग ही है, उसमें तार्किकता का या फिर बौद्धिकता का कोई लेना देना बहुत विशेष नहीं होता है। आलोचना की परंपरा पर बातचीत हो रही है कि यह जो अभिनव ग्रंथ लिखा गया है, आप देखिए, एक आलोचक से हम यह मांग करते हैं कि वह जो घिसे पिटी चली आ रही परंपरा या परिपाटी है उसी पर ना लिखे। प्रसाद की कविताओं में स्त्री विमर्श, प्रसाद की कविताओं में प्रकृति चित्रण, प्रसाद की कविताओं में भारतीय बोध, ऐसे बहुत सारे, और प्रसाद की जगह आप प्रेमचंद को कर लीजिए, निराला को कर लीजिए, किसी को भी कर लीजिए। एक जो बहुत रटी रटाई परंपरा होती है उसमें हम देखते हैं कि कुछ नयापन जो है नहीं निकल करके आता है। लेकिन आलोचक का दायित्व क्या है? जो पाठक है हमारा और जो रचनाकार है उसके बीच सेतु बनाए। लेकिन अगर वह सेतु जर्जर हो जाता है तो आलोचक ही वह बिंदु होता है जो नए सेतुओं का निर्माण करता है। और मुझे लगता है मैंने लगातार सर के ग्रंथों का जो है अध्ययन किया, मध्यकालीन कविता का पुनर्पाठ भी मैंने देखा इसी तरीके से। और यह जो अभिनव ग्रंथ है इसमें आप पाएंगे कि आलोचक नए बिंदुओं से टकराता है। आलोचना का काम बच करके निकलना नहीं होता है कभी भी। आलोचना क्या करती है, जो नए बिंदु आपको नजर आते हैं और उसके पास अगर आपके पास उसके लिए तर्क हैं तो आप उससे टकराते हैं। यहाँ पर टकराहट की एक बिंदु नहीं है, बहुत सारे बिंदुओं को आप देखते हैं। हम विश्वविद्यालयों में लगातार पढ़ते हैं कि छायावाद का घोषणा पत्र जो मैनिफेस्टो है क्या है, जो पल्लव लिखी गई है, पल्लव को हमने छायावाद का घोषणा पत्र सिद्ध कर दिया है और उस पर अब कोई सवाल नहीं हो सकता। बच्चों से कहा गया कि छायावाद का घोषणा पत्र क्या है, तो बच्चों ने कहा पल्लव की लिखी हुई जो प्राकथन है पल्लव का, वह छायावाद की घोषणा पत्र है। वह क्यों है इस पर भी तो हम चर्चा करें। और अगर पल्लव ही घोषणा पत्र हो सकती है तो क्या कुछ और भी हो सकता है या फिर वही है, और अगर है तो क्यों है, इस पर चर्चा है इस बिंदु में। वो लिखते हैं कि जब हम झरना को देखते हैं तो एक नए सिरे से जो छायावाद की जितनी भी विशेषताएं हमें देखनी है, कल्पना प्रवणता, भाव प्रवणता, जो अज्ञात सत्ता है उसके प्रति जो एक लगाव या जो भी चीज़ें देखने को मिलती हैं, अगर वह सब कुछ हमें झरना में देखने को मिलता है और झरना का प्रकाशन
पल्लव से पहले हो रहा है, तो हम झरना को छायावाद का घोषणा पत्र क्यों ना माने? यह बात तार्किक है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के बिंदुओं से यदि आलोचक टकरा रहा है तो यह ग्रंथ, जो आलोचना का काम है कि नए विमर्शों को जन्म देना, साहित्य में नई चीज़ों को जन्म देना, यह ग्रंथ वह कार्य करने में सफल हो रहा है। आप मुक्तिबोध को देखते हैं, जो मार्क्सवादी आलोचना है उसमें और मार्क्सवादी जो यहाँ पर परंपरा रही, उसमें मुक्तिबोध को बाकायदा स्थापित किया गया कि इस परंपरा का उन्होंने जिस तरीके से वर्णन किया है, या उनके अंधेरे में का जो जिक्र होता है, या उनका मुद्रा राक्षस, जो भी उनकी रचनाएं हैं, तो हम देखते हैं कि मुक्तिबोध को पूरी तरीके से घोषित करने की यह घोषणा है कि वह मार्क्सवादी परंपरा के रचनाकार हैं, आलोचक हैं, जो भी हैं, और उनकी आलोचना को नामवर सिंह ने बाद में आगे बढ़ाया। लेकिन यहाँ हमें नई चीज़ देखने को मिलती है कि मुक्तिबोध जो है मार्क्सवादी परंपरा के आलोचक से अलग दृष्टि से हम उनको देखते हैं कि वह प्रसाद परंपरा के कवि भी हैं, आलोचक भी हैं। प्रसाद परंपरा के कवि और आलोचक हैं तो कैसे हैं? मुक्तिबोध, सर ने बताया इस पुस्तक में कि मुक्तिबोध का जो ब्रह्म राक्षस है वह कुछ और नहीं है, वह प्रसाद की कृतियों से निकला हुआ नायक है। तो यह चीज़ आप देख कैसे पाएंगे? एक आलोचक, हम जो मैंने शुरू में बात कही कि इनके कविताओं में ये बोध वो बहुत सामान्य है, लेकिन एक आलोचक जो है एक विराट कैनवस को लेकर के चलता है, उसका कैनवस बड़ा है, उसकी दृष्टि बड़ी है। हम आंसू को कहते हैं कि गीति काव्य है, ठीक है, झरना लिखा गया, आंसू लिखा गया, लहर लिखा गया, लेकिन हमने सबसे ज़्यादा महत्ता कामायनी को दे दी, ठीक है, वह उस लायक है, लेकिन आपने आंसू की महत्ता को आपने नकार दिया। लेकिन यहाँ स्थापित हो रहा है कि आंसू को हम कैसे देख रहे हैं। आंसू को हमने कहा कि जिस प्रकार निशा निमंत्रण बच्चन का अपना आलाप है, अपने दुख हैं, उसी तरीके से आंसू भी प्रसाद का अपना दुख है। और यहाँ हमें क्या पता चल रहा है कि आंसू प्रसाद का केवल अपना दुख नहीं है, उसकी पृष्ठभूमि में आप जाइए और देखिए विश्व युद्ध की विभीषिका आपको देखने को मिल रही है। जो पहला विश्व युद्ध लड़ा जा रहा है उसकी विभीषिका हमारे यहाँ दिखाई देती है, प्रसाद उस पर चर्चा कर रहे हैं। उस आंसू में जो जलियांवाला में जो हुआ उसकी पृष्ठभूमि आपको देखने को मिल रही है। प्रसाद की पत्नी की मृत्यु अपनी वेदना है, उससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह नया आलोचक हमें बता रहा है कि इसके अलावा, इसके अतिरिक्त भी चीजें हैं जिसको देखी जानी चाहिए। और यह बात बिल्कुल सही है। जिस आलोक में, जिस रचना काल में वह पुस्तक लिखी जा रही है, जब आंसू आप देख रहे हैं, विश्व के समानांतर भाई प्रसाद कहाँ इसी दुनिया में है, इसी लोक में है। प्रसाद का मस्तिष्क कहाँ निर्मित होगा? यही निर्मित होगा, उस पर प्रभाव यहीं के चीज़ों का पड़ेगा। और आंसू में हम वह प्रभाव को देखते हैं। अभी तक हमने आंसू को देखा कि आंसू उनका व्यक्तिगत आलाप है, लेकिन आलोचक हमें बता रहा सिर्फ व्यक्तिगत आलाप नहीं है, वह भी एक हिस्सा है। तो एक नई दृष्टि हमें मिलती है। लंबी कविताओं पर बात होती है। आप विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में देखिए, लंबी कविताओं के नाम पर हम अंधेरे में पाते हैं, लंबी कविताओं के नाम पर हम राम की शक्ति पूजा पाते हैं, लंबी कविताओं के नाम पर हम असाध्य वीड़ा पाते हैं। आपने मुक्तिबोध को देख लिया, निराला को देख लिया, आज्ञेय को देख लिया। हमारे छात्र जानते ही नहीं कि इसके अतिरिक्त लंबी कविताएं और हैं कौन सी। आपने इनकी चर्चाएं कर दी, इन पर स्वतंत्र से ग्रंथ लिखे गए, 4 लंबी कविताएं, ऐसे ग्रंथ लिखे गए हैं, बहुत सारे आलोचकों के द्वारा लिखे गए हैं। लेकिन जब प्रेम पथिक का जिक्र आता है तो इसकी चर्चा क्यों नहीं होती है? जो चीज़ें छूट गई हैं, जो चीज़ें रह गई हैं, या जो नया बिंदु हो सकता है, आलोचक का ही दायित्व है कि उससे उलझे, उससे टकराए और उसका हल, उसका एक तार्किक उत्तर देने की कोशिश करे। तो इस ग्रंथ में मैं लगभग पढ़ चुका हूँ, पूरी तो मुझसे भी अभी नहीं हुई है, लेकिन जितनी चीज़ों को मैं देख पा रहा हूँ उसमें जो आलोचना का दायित्व है, यह पुस्तक, यह जो ग्रंथ है, वह आलोचना का दायित्व पूर्ण रूप से निर्वहन करती हुई नजर आ रही है। मुझे लगता है कि जो परंपरा, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है कि आलोचना की जब भाषा पर बात होती है, तो जब हम नए लोगों को नई आलोचना और उसकी भाषा पर बातचीत करते हुए देखते हैं, तो अचानक से जब कोई अवधारणात्मक शब्द आता है, उसकी हिंदी नहीं मिलती है, तो उसको एज इट इज़ हम अंग्रेजी में ही कोड करके चलते हैं। एक भाषा के संदर्भ में मुझे थोड़ा सा दारिद्र्य लगता है कि जब आप एक भाषा के आलोचक हैं, एक भाषा में आप काम कर रहे हैं, तो आपके पास उसके लिए शब्द क्यों नहीं है? इस पूरे ग्रंथ में आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेंगे तो इस तरीके का दारिद्र्य नहीं दिखाई देता है। तो जो आलोचना की भाषा है, आलोचना की भाषा, हम गद्य को, निबंधों को कसौटी कहा जा रहा है जब गद्य आप लिखते हैं, आलोचना भी हो सकती है।
यह आलोचना का यह जो ग्रंथ अभी आपके सामने है, मुझे लगता है कि आलोचना की भाषा कैसी होनी चाहिए। मैं ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को शुक्ल की परंपरा में माने, किसी को उसकी परंपरा में माने। हर आलोचक अपने आप में विशिष्ट है, लेकिन इसकी जब आप भाषा देखते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं शुक्ल की याद आती है कि जिस तरीके से शुक्ल ने हमारी आलोचना की भाषा को और आलोचना को समृद्ध किया, यह नए रूप में यह ग्रंथ जो है उसको समृद्ध करती हुई नजर आती है। तो इसके लिए मैं हार्दिक साधुवाद देता हूं कि हम अचानक से जो अंग्रेजीदा शब्दों का प्रयोग करने में सहजता महसूस होती है, आलोचक उससे भी टकरा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि यह ग्रंथ आगे आने वाले समयों में सिर्फ अपने कथ्य के स्तर पर ही नहीं, जो नई नई स्थापनाएं हैं सिर्फ उन्हीं स्तरों पर ही नहीं, अपनी भाषा की वजह से भी एक नए प्रतिमान के रूप में स्थापित होगी। यह ग्रंथ अभी अपनी शैशवावस्था में है, बिल्कुल नवीन है, लेकिन मुझे लगता है कि जब इस ग्रंथ को पढ़ा जाएगा और इस पर जब इस तरीके के छोटे मोटे आयोजनों अलग अलग जगहों पर जब होंगे, तो जो इस ग्रंथ की महत्ता है वह हमारे सामने समझ में आएगी। प्रसाद को जब हम देखते हैं, अब देखिए मैं जिस कैनवस की बात कर रहा था, यहाँ पर व्यास हैं, भवभूति हैं, भारवी हैं, अश्वघोष हैं, कालिदास हैं, जो हमारी भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ कवि हुए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा ना कि 8वीं-9वीं शताब्दी के बाद जो मध्यकालीन बोध है वह धीरे धीरे उसकी जड़ता धीरे धीरे हमें दिखाई देने लगती। जो श्रेष्ठ था वह रचा जा चुका और उन्हीं श्रेष्ठ लोगों को उठाया जा रहा है, व्यास, भवभूति, भारवी, अश्वघोष, कालिदास, अपनी परंपरा के। वहां पर आप देखिए जिसको आप पाश्चात्य कविता का शास्त्र कहते हैं, होमर है, वर्जिल है, दाते हैं, इलियट हैं, गेटे हैं, उनको भी उठाकर जो 15 विश्व कवियों के समकक्ष रख करके प्रसाद का मूल्यांकन हो रहा है, यह अपने आप में एकदम से नया है। प्रसाद को हमने किस रूप में जाना है? प्रसाद की अभी तक के साहित्य में सबसे बड़ी विशेषता थी कि छायावाद के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ प्रसाद है। कहानीकार के रूप में हम जानते हैं तो है, लेकिन नाम हमेशा प्रेमचंद के बाद में आता है। उपन्यासकार के रूप में तो प्रसाद की शायद उतनी चर्चा होती भी नहीं है। नाटककार के रूप में प्रसाद को देखा जरूर जाता है, लेकिन यह कह के थोड़ा सा खारिज करने की कोशिश जरूर होती है कि इनके नाटक रंगमंचीयता के हिसाब से कैसे हैं, इनके नाटक ऐसे हैं जो रंगमंच के दृष्टिकोण से बहुत सहज नहीं है। प्रसाद को वहां भी एक तरीके से हल्का सा हाशिए पर धकेलने की कोशिश होती है, लेकिन यहाँ पर इस ग्रंथ में जो है प्रसाद की तुलना भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ कवियों से, पाश्चात्य परंपरा के श्रेष्ठ कवियों से करके, और सिर्फ किया नहीं जा रहा है, उनके लिए नए प्रतिमानों को गढ़ा जा रहा है और उन प्रतिमानों पर, उन कसौटियों पर कसा जा रहा है और कस के यह सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है कि प्रसाद उनके समकक्ष ठहरते हैं। मैंने एक वक्तव्य दे दिया कि प्रसाद जो है विश्व के 15 इन समकक्ष कवियों में है। बात यहीं तक नहीं है, आलोचक का यह कार्य नहीं है और इस पुस्तक में यह कार्य नहीं है। इस पुस्तक में बाकायदा उन कवियों की परंपरा को, प्रसाद की परंपरा को, नए प्रतिमानों को गढ़ करके बताया गया है कि किस तरीके से प्रसाद उनके समकक्ष ठहरते हैं। मैं जिस तार्किकता की तलाश एक आलोचक के अंदर करने की कोशिश करता हूं, यह ग्रंथ मुझे वह तार्किकता उस आलोचक के अंदर ला करके देती है, दिखाती है। इसलिए मैं कहता हूं कि यह ग्रंथ आगे आने वाले समय में प्रसाद के अध्ययन के लिए एक नए द्वार को खोलने वाला है। चाणक्य की तेजस्विता या शुक्राचार्य की कुशाग्रता, जो भी आप शंकर के दर्शन को लेकर के प्रसाद में समाहित करने की कोशिश करते हैं, वह अपने आप में एक अभिनव प्रयोग है। आपने प्रसाद की तुलना टैगोर से की, इलियट से की, अरविंद के दर्शन से आप करते हैं, तो यह भी ये संभव कैसे है? हमने तो प्रसाद को पढ़ लिया, लेकिन मैं टैगोर को बहुत नहीं जानता हूँ, मैं बांग्ला भाषा नहीं जानता हूँ, मैं अरविंद के दर्शन को नहीं जानता हूँ। यह मेरे लिए यह द्वार कौन खोलेगा? मेरे लिए यह द्वार आलोचक ही खोलेगा। और इस ग्रंथ में वह नया द्वार, वह नए सेतु बनते हुए मुझे दिखाई देते हैं। जब भारत बोध के नायक के रूप में कहा जा रहा है, या जब यह कहा जा रहा है कि भारतीय परंपरा, जो भारतीय वैदिक परंपरा है, प्रसाद उस भारतीय वैदिक परंपरा के चिंतक, सर्जक, रचनाकार हैं, तो मुझे तसल्ली मिलती है क्योंकि इस ग्रंथ में उस भारतीय वैदिक परंपरा का भी जिक्र है कि वह भारतीय वैदिक परंपरा क्या है, और प्रसाद के ग्रंथों में, प्रसाद की रचनाओं में वह वैदिक परंपरा, उनके चिंतन में वह परंपरा कहाँ दिखाई देती है, इसमें उसकी तुलना साफ साफ करके बताया गया है। तो एक पाठक के तौर पर मुझे ज़्यादा सहज लगता है इस चीज़ को स्वीकार कर पाना, क्योंकि मेरे सामने दोनों चीज़ें खोल करके रखी गई। बाकी गीतियों पर जो स्वतंत्र अध्याय हैं, प्रसाद के दृष्टिकोण से यह नया काम है।
आप देखिए, प्रसाद के उपन्यासों पर जब बात होती है तो कंकाल पर बात, तितली पर बात होती है। इरावती क्या कहा है? इरावती उनका अधूरा ग्रंथ है। हमने इरावती को अधूरा कह के छोड़ा, लेकिन उस अधूरेपन में भी एक पूर्णता की खोज इस ग्रंथ में हमें देखने को मिलती है। इसलिए मैं कहता हूं कि यह जो ग्रंथ है, प्रसाद के वांग्मय के समग्र मूल्यांकन के हिसाब से यह एक अभिनव ग्रंथ साबित होने वाला है। आलोचना की जिस तरीके की भाषा यह गढ़ रहा है, वह हिंदी के आने वाले समयों में एक नए प्रतिमान के रूप में स्थापित होगा। इस मंच पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको हार्दिक धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। परम आदरणीय उपाध्याय सर, आदरणीय पांडे जी, आनंद प्रकाश जी, राय साहब एवं नवोदित समीक्षक के रूप में जिन्हें हमने पहली दफ़े एक नई दृष्टि के साथ देखे, ऐसे युवा अध्येताओं, आप चारों का मैं तहे दिल से आभारी हूँ कि ये एक गहन व्यक्तित्व, अत्यंत चिंतनशील व्यक्तित्व, जिसने आनंद दर्शन और भारतीय दर्शन की नींव में इनकी गहराई तक बैठकर साहित्य के माध्यम से अपनी संवेदनाओं को प्रासादिक शैली में प्रस्तुत की। ऐसे बहुआयामी सर्जक के कृतित्व को विभिन्न आयामों के माध्यम से देखने का प्रशस्त कार्य है, जो पिछले एक 34-35 की कामायनी की रचना है 1900, और इससे लेकर आज तक लगभग 8 दशक तक लोगों ने छुटपुट काम किया। उपाध्याय साहब का काम 31 साल की साधना का परिपाक है, और मैं मानता हूं कि 31 साल की ये साधना आने वाले 3100 वर्ष का दिशा दर्शन करेगी। और जितने भी शोधार्थी जयशंकर प्रसाद जी के हैं, इनको एक उत्साहपूर्ण, एक नवोन्मेषपूर्ण, इनकी भाषा को लेकर, इनके अभिव्यक्ति कौशल को लेकर, इनके विषय चयन को लेकर, इनके प्रस्तुति के ढंग को लेकर, इस सारे आयामों को लेकर नए तरीके से सोचने की एक नई आयाम मूलक दृष्टि, एक नया उन्मेष। कोई भी रचना है, इनको किसी कटघरे में बांधना या खड़ा करना, ये संकुचितता है। कोई भी रचना है, अध्येता जितनी दफे पढ़ता है, इतनी दफे समसामयिक परिप्रेक्ष्य में इनके नए नए आयाम खुलते जाते हैं। और ये 18 आयाम है। आने वाले आप जैसे नवयुवक जब इसका अध्ययन करेंगे तो ये 28 भी हो सकते हैं, 80 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, क्योंकि हर समय का प्रभाव, कृति की दूरदर्शिता, भारतीय ये जो हमारा चिंतन है, ये चिंतन की शुरुआत है, अंत कतई नहीं कहीं। ये निरंतर विकासमान प्रक्रिया है, और ये निरंतर विकासमान प्रक्रिया वैश्विक मानव समुदाय की विकास प्रक्रिया से जुड़ी हुई चीज है। और इस बात को आदरणीय करुणाशंकर जी ने इस ग्रंथ के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत की है। मैं इसके लिए आदरणीय करुणाशंकर जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, और हम लोगों को सोचने की एक बृहद दृष्टि प्रदान करने के लिए, हम लोगों को प्रेरित करने के लिए, या तो एक तरह से कहें कि हमारी वैचारिकता को एक सोच की चिंगारी जलाने के लिए मैं इनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और आने वाली पीढ़ी का जो दिशा दर्शन सर आप कर रहे हैं, ये वाकई में आचार्य कर्म है। भाई साहब ने कहा कि ये ऋषि परंपरा का ग्रंथ है। वाकई में सर आपका कार्य ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाने वाला कार्य है, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने वाला कार्य है। और हम सब लोगों की ओर से परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि आपको ऐसे काम के लिए और अधिक समय, स्वास्थ्य और दीर्घ आयुष्य प्रदान करें।
जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, प्रोफेसर उपाध्याय सर। हमारे इस संगोष्ठी के आयोजक राकेश पांडे जी सर, सभी विद्वान, समीक्षक, साहित्यिक, नए शोधार्थी और सभी उपस्थितगण। मैं ऐसे तो अर्थशास्त्री हूँ, अर्थशास्त्र का अभ्यासक हूँ, परंतु जो भी मुझे साहित्य की रुचि लगी है वो हमारे मित्र प्रोफेसर डॉक्टर करुणाशंकर उपाध्याय सर के कारण मैं कोशिश करता हूँ कि उसे बढ़ावा दूँ। सही मायने में मैंने जो भी अभी तक की संगोष्ठी सर के माध्यम से अटेंड की है, कुछ उनके सहकारी विश्वविद्यालय के सहकारी और हमारे सभी जुड़े हुए कार्य में मैं उनको देखता हूँ कि लेखक के जो गुण है, जो ईमानदारी है, वो पूरी ईमानदारी उनके सभी साहित्य में झलकती है। दूसरी चीज़ जो अभी उन्होंने ये बड़ी तपस्या के साथ, 31 वर्ष के तपस्या के साथ जो किताब हमारे लिए उपलब्ध कराई है, जयशंकर प्रसाद महानता के आयाम, मुझे लगता है ये सही मायने में जयशंकर प्रसाद जी के लिए जो भी कुछ उपेक्षाएं हुई है, उनको न्याय देने के लिए जो परिश्रम किए हैं, आज के ज़माने में हम देखते हैं कि बहुत डायमेंशन है ना, कि बल्कि हम कोई एक चीज़ एक दिन तक भी नहीं कर पाते हैं, बट अविरत कष्ट 31 साल तक एक आधी चीज़ को पकड़ के रखना, और उस पर पकड़ ही नहीं बल्कि इतना विद्वान तरीके से उसके सभी आयाम खुले करना आसान बात नहीं है। इस युग में मुझे लगता है कि इस माध्यम से एक नया दालन, नए आयामों के साथ जो उपलब्ध किया है हमारे उपाध्याय सर ने, वो सराहनीय है। हम अभी लास्ट महीने में ही सर के साथ हमें एक मौका मिला कि हमारे महाराष्ट्र राज्य के जो गवर्नर भगत सिंह जी कोश्यारी जी है, उनके माध्यम से एक जो किताब है एक हाल ही में प्रकाशित की गई, और उन्हीं के माध्यम से उन्हीं के शब्द है कि उपाध्याय सर जैसे विद्वान सही मायने में हिंदी विषय में जो एक तरह से एक विद्वत्ता निर्माण कर रहे हैं, एक नए आयाम खुले कर रहे हैं, वो बहुत सराहनीय है। और हम देखते हैं कि ये जो किताब है जिसके पहलू है, बहुत सारे पहलू अभी मुझे लगता है चर्चा के लिए खुले हो जाएंगे, और इस माध्यम से जो शोधार्थी है, जो अध्यापक है, इनमें बहुत सारी चर्चा होनी शुरू होने वाली है, जिस माध्यम से आने वाले दिनों में जो भी परिप्रेक्ष्य है जो अभी तक उपेक्षित है, उसे उजागर करने की कोशिश सभी, जो कि लेखक की सरलता, लिखने की जो ईमानदारी और कष्ट लेने की जो सहनशीलता है, वो सभी गुण मुझे लगता है कि इस किताब के माध्यम से हमें अविरत 31 साल का कष्ट करके उपलब्ध कराई है। सो सभी अध्यापक, छात्र तथा शोधार्थी और हम जैसे जो साहित्य का कुछ इतना प्रभाव नहीं है, पर भी हमें पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं तो ज़्यादा किताब के बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन लेखक ने जो भी परिश्रम किए हैं और इस माध्यम से जो एक भाषा का जो एक रिचनेस है वो हमारे सामने लाया है, इसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और इस किताब के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ सर। और आने वाले दिनों में हम जैसे जो लिटरेचर से संबंध नहीं है, ऐसे भी लोग इसे पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। ये हमारे लिए आपके जो भी परिश्रम है ये एक उपलब्ध करके हमें आपने कृतज्ञ किया है। सो मैं आप सबका और आयोजकों का मैं धन्यवाद मानता हूँ कि मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।